तो मैं सभी प्रेस और मीडिया से जितने भी की फ्रेटर्निटी से जो भी हमारे मेंबर्स हैं लद्दाख में, वो जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम काफ़ी देर के बाद जो है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल रहे हैं। जनरली हमारा ये कोशिश रहती है कि हम रेगुलरली जो है वो पब्लिक के साथ कांटेक्ट में रहें और उनको ब्रीफ करते रहें कि क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं और कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। और हमारे साथ कारगिल से भी प्रेस और मीडिया से जो हमारे फ्रेटर्निटी है वो जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका भी वेलकम और इस्तकबाल करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि हमारी यूटी जो है लद्दाख की, वो 31 अक्टूबर 2019 को ये सेटअप हुई और लगभग अगर आप देखें तो कितने 5 साल के करीब जो है ये यूटी जो है अभी इसकी मतलब उम्र हो चुकी है और बहुत सारा सिस्टम जो है गवर्नेंस का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वो स्टेबलाइज हो चुका है काफ़ी तक। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि हमारे लद्दाख में जितना भी काम होता है वो सारा अब आजकल जो है वो ई ऑफिस पे होता है। तो कोई भी फाइल वर्क नहीं है। जैसे जनरली एक कंप्लेंट रहती है लोगों को कि जो ये फाइल्स होती हैं लोग दबाते हैं, आगे नहीं भेजते हैं, तो वो अब सिस्टम नहीं है। बहुत फास्ट डिस्पोजल है। मतलब किसी ऑफिसर के पास भी कोई फाइल मुझे नहीं लगता कि एक दिन से ज़्यादा रहती होगी। बहुत रेयर केस में वो रहती हो सकती है। और जब ऑफिसर हमारे विज़िट पे होते हैं दिल्ली, चाहे वो ऑफिशियल विज़िट हो चाहे वो उनके अपने प्राइवेट विज़िट होते हैं, जब वो छुट्टी लेते हैं तो वो लगातार काम कर रहे होते हैं। तो कोई प्रैक्टिकली कोई भी छुट्टी पे नहीं होता है। बेशक वो यहाँ नहीं होते हैं फिज़िकली, मगर वो जहाँ भी होते हैं, चाहे वो मान लीजिए मेरे कुछ ऑफिसर हमारे गोवा से हैं, कुछ मान लीजिए एक दो तमिलनाडु से हैं, कोई ऑफिसर दिल्ली से हैं, मैं जम्मू से हूँ, कभी कभी जाता हूँ। तो लेकिन काम जो है वो बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है जिस दिन आप यहाँ बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ इस दिन जब आप बैठे होते हैं तो आप बहुत सारे और भी काम करते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम लगता है। लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो ज़्यादा फास्ट डिस्पोजल होता है। तो मीटिंग्स भी होती हैं तो वीसी से अटेंड करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ई ऑफिस जो है हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है और क्विक डिस्पोजल है फाइल्स का। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ई ऑफिस है हमारा, ये और फर्दर आगे तक जाए, इवन तहसील लेवल तक जाए या एक्सचेंज लेवल तक जाए। तो जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रपोजल्स हैं, वो हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन ही आ जाए, ताकि इसका रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा जो हमारा स्टेट डेटा सेंटर था, क्योंकि हम आज तक जो हैं वो जम्मू के स्टेट डेटा सेंटर पे डिपेंड कर रहे थे। तो आपको मालूम है स्टेट डेटा सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है आजकल के टाइम में। तो हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न स्टेट डेटा सेंटर जो है वो कमीशन हो चुका है। तो आप में से भी मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ लोग वहाँ जाके देखें कि कितना हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है वहाँ लगा हुआ है, और हम उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो ई ऑफिस की है, चाहे ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशंस हैं, वो हम जो हैं वो अपने ही स्टेट डेटा सेंटर पे होस्ट करें। तो तीसरा जो मेन चीज़ यहाँ पे है कि आप बैंडविड्थ जो हमारी कनेक्टिविटी है और जो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, चाहे वो लोगों को कन्वर्सेशन के लिए चाहिए, कॉल्स के लिए चाहिए, या अपने किसी इंटरनेट पे कोई दूसरा काम करने के लिए चाहिए, उसके लिए जो ये एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 4G कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसको भी हमने लगातार हर महीने में 2 बार फोर्टनाइटली मीटिंग करके उनके जितने भी इश्यूज़ थे वो हमने सारे सॉर्ट आउट कर लिए। मगर क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड वर्किंग सीज़न होता है 6 महीने का, तो उसके कारण ये प्रोजेक्ट जो है दिसंबर 23 में ख़त्म होना था, ये डिले हुआ है। और आज इसका एक फ़्रेश रिव्यू HLG साहब ने भी लिया, और हमने BSNL को और सारे जितने भी इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है ये USOF में हो रहा है। तो ये जो USOF एक ऐसे फंडिंग होता है जिसमें हम कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। मींस कि जहाँ पे तो सब्सक्राइबर की पॉपुलेशन है और वहाँ पे कमर्शियली कोई अगर टावर जो है वो कमर्शियली सक्सेसफुल रह सकता है, तो वहाँ तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर खुद लगाता है।
बल्कि वो लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जगह दीजिए, मुझे टावर लगाना है, क्योंकि उससे उसको कमाई होती है। लेकिन हमारे लद्दाख में क्योंकि पॉपुलेशन हमारी सिर्फ 3 लाख की है, तो हमारे यहाँ पे 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लोग रहते हैं, जो जो अभी हमारे पास रहते हैं हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इन सबको जो है जोड़ना इंटरनेट कनेक्टिविटी से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसको कमर्शियल नहीं, इसको हम आप यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में स्पेशल फंडिंग देते हैं, उससे कमर्शियल का कोई लिंक नहीं होता। वो ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑब्लिगेशन होती है कि जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यह है कि वाइब्रेंट विलेज, जो सबसे जो बॉर्डर पे विलेज है वो सबसे फर्स्ट विलेज होना चाहिए, उसको वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक दूसरे गांव को जो है जो प्लेन्स में या कहीं और बेहतर जगह के ऊपर है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है। और अभी आज हमने को बताया कि जुलाई के महीने में ये पूरा जो हमारे जो 250 के करीब जो हमारे सिविल के टावर्स हैं, वो कुछ आर्मी के और आईटीबीपी के टावर्स हैं, वो सब जो हैं रेडिएट हो जाएंगे जुलाई 15। तो मैंने उनको कहा है कि आप 15-15 दिन का हमें टारगेट दीजिए ताकि हम इसको रिव्यू करें। जब ये लोग आए थे तो पहले लैंड का इशू था, लैंड का इशू डीसीज ने सब लैंड इनको दे दी। उसके बाद फिर इशू आया कुछ वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में टावर लगने थे, वो सारे हमने गवर्नमेंट यहाँ से स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से वो सब क्लियर कर दिए। ये अब पुरानी बात हो गई। उसके बाद इनको इशू था कि जो आपने वहाँ पे किसी जगह पे बिजली नहीं थी तो वहाँ पे आपको बिजली अवेलेबल करानी थी, तो जहाँ जहाँ बिजली थी फिर उनको बिजली का सारा अरेंजमेंट करके दिया। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे ये सोलर टावर लगा रहे हैं, सोलर फैसिलिटीज़ लगा रहे हैं, उनको वो वाला अरेंजमेंट जो था, जो तारें लेने के लिए जो उनको राइट ऑफ वे चाहिए था वो दिया। तो बहुत सारा काम जो है 1 साल पहले भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन जो टावर इरेक्शन का काम जो था, क्योंकि यहाँ हमारे लिमिटेड वर्किंग सीज़न है तो वो नहीं हो पा रहा था, तो अब वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो जुलाई तक मैं उम्मीद करता हूँ कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हमारी जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो होती है वो और फास्ट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे जैसे PMGAY है, उसकी कवरेज जो है ऑलमोस्ट 99% है। लेकिन कुछ लोग हमारे बाहर रहते हैं इसलिए हमें गोल्डन कार्ड वो जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, वरना 99% हमारी उसकी कवरेज है। जहाँ तक प्लान का काम है, हमने जब शुरू से आए थे तो हमारा प्लान जो होता था हमेशा 5958 करोड़ का रहा है जब से हमारी यूटी बनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा 5958 पे ही रहा हमारा प्लान, यानी कि 6000 करोड़ में आपको सिंपल लफ्ज़ में बता दूं तो ये हो गया 42 करोड़ लेस देन 6000। सो 6000 करोड़ का हमारा बजट होता था, हाफ ये रेवेन्यू और कैपिटल में मान सकते हैं आप रफली। तो ये हमारा चैलेंज रहता था कि हम ये 6000 करोड़ में से जो 32 करोड़ या 35 करोड़ जो हमारे पास कैपिटल होता है वो हम कैसे खर्च कर पाएँ इस हाफ ईयर में। क्योंकि अगर कोई किसी भी बाकी स्टेट में यूटी में अगर आपको अगर 100 करोड़ मिलता है तो उम्मीद ये होती है कि ये 100 करोड़ आप 12 महीने में खर्च करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हमें 100 करोड़ मिलता है तो हमसे उम्मीद ये होती थी कि आप ये 6 महीने में खर्च करो। तो इसलिए हमारी जो सिस्टम था हमने इसको इम्प्रूव किया, एडवांस टेंडरिंग करके DPR बना के वो सब करके हमारा एक्सपेंडिचर का परसेंटेज हमने ओवर द पीरियड बढ़ाया। पहले साल जैसे मान लीजिए 40% था, फिर अगले साल 2021-22 में हमने ये 64% कर दिया, फिर 23-24 में 70% कर दिया, फिर 23-24 में 22-23 में 70%, 23-24 में 72.99 मतलब 73% कर दिया। इस साल लास्ट ईयर जो भी गुजरा है, जो 31 मार्च को एंड हुआ है, हमने 82% जो है एक्सपेंडिचर किया है, 82% विद रिस्पेक्ट टू 6000 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सिस्टम रहता है कि अगर आप पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में उसका रिव्यू लेते हैं। जब रिवाइज बजट जाते हैं उस वक्त वो देखते हैं कि इतना ये खर्च नहीं कर पाएंगे, उतना वो हमें पहले बता देते हैं, इतना पैसा इस बार आपको हम कम कर देंगे ताकि हम ये किसी और काम में किसी और मिनिस्ट्री में लगा दें। तो अगर वो वाला पैसा हमें देखें तो पिछली बार हमें 2500 करोड़ मिला था कैपिटल, उसमें से हमने 2486 करोड़ खर्च किया। तो सिर्फ हम उसमें से 14 करोड़ नहीं खर्च कर पाए लास्ट मोमेंट पे। उसका कोई रीज़न होते हैं, क्योंकि 100% एक्सपेंडिचर करना एक इम्पॉसिबिलिटी होती। तो लगभग जो उसके अगेंस्ट देखा जाए तो हमारा 99.48 एक्सपेंडिचर है। तो हम एक्सपेंडिचर में काफ़ी कंफर्टेबल हुए हैं। इस बार थोड़ा सा हमें ये हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि कंट्री में हर जगह फिस्कल डेफिसिट हमारे देश का, क्या किसी भी देश में एक फिस्कल डेफिसिट जिसे हम कहते हैं कि कितनी कमाई करते हो कितना खर्चा करते हो। तो गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा यह देखती है कि जितनी कमाई हमारी हो रही है उससे कहीं हम बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे। यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि कमाई चवन्नी खर्चा रुपया, उस तरह का सिस्टम जो होता है सस्टेनेबल नहीं होता देश के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट कम करना पड़ता है। तो अक्रॉस द कंट्री हुआ है ये, ऐसा नहीं कि लद्दाख के साथ ही कम हुआ, सारी मिनिस्ट्रीज़ का कम हुआ, सब भी सारी यूटीज़ और स्टेट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम किया विद एश्योरेंस। हमें ये एश्योरेंस मिली है
क्योंकि पहले उन्होंने हमारा, जैसे हमारा 3,000 करोड़ था, 3,000 करोड़ से उन्होंने हमारा 2100 कर दिया था। फिर जब हमने उनसे कहा कि हम 2100 करोड़ के हमको 2500 करोड़ दीजिए, उन्होंने 2500 करोड़ कर दिया। 400 करोड़ बाद में उन्होंने बढ़ाया था, वही 2500 करोड़ के अगेंस्ट हमने 2486 करोड़ खर्च किया है। तो हमारा एक्सपेंडिचर 2500 करोड़ के करीब पहुंच गया। तो ये एस्टेब्लिश हमने कर दिया कि 2500 करोड़ तक हम 6-7 महीने में खर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जब रिव्यू के लिए आएंगे हमारे पास, जब रिवाइज बजट के लिए अक्टूबर में, तो हम आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पूरी करेंगे। तो इसमें कोई ये बात नहीं होनी चाहिए, जनरल इंप्रेशन ये जाता है कि हमारा बजट कट हो गया जी, अब हमारा डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको एश्योर कराऊंगा कि मैं खुद एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी साहब से मिला था, उन्होंने कहा कि जो आपका जेन्युइन एक्सपेंडिचर होगा, यू टेक इट एश्योर कि इट विल नॉट अफेक्ट योर डेवलपमेंट। तो मैं जस्ट आपसे ये शेयर करना चाहता था कि इसमें कोई तशवीश की बात नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा एक यूटी बजट है। उसके अलावा मैं माइकल साहब जो रेवेन्यू आर भी देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारा इसके अलावा 500 करोड़ के करीब तो क्रिफ में आता है। तो वो भी एक विंडो है, मतलब 500 करोड़ का रोड्स और बन रही हैं जो क्रिफ में बन रही हैं। उसके अलावा नेशनल हाईवे के ऊपर हमारा हज़ारों करोड़ का जो खर्चा है वो सेपरेटली हो रहा है। तो लद्दाख की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सोर्सेज से खर्चा हो रहा है। अभी हमारे साथ राइट साइड पे मेरे पावर सेक्रेटरी बैठे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ये फियांग से लेकर नुब्रा तक जो हमारी लाइन चल रही है, वो लगभग कोई 700-800 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। अभी उसका रिवीजन अभी कंसिडरेशन में है। तो समझ लीजिए कि 600-700 करोड़, 700 करोड़ यहाँ खर्च हो रहा है। 100 करोड़ हमने अपनी तरफ से दिया था इसके लैंड डाइवर्शन के लिए। तो 700-800 करोड़ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उसके अलावा हमारा जो द्रास से जानसकर रोड 220 kV लाइन बन रही है, उसके ऊपर हमारा लगभग 1450 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसका भी रिवीजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हज़ारों करोड़ में हैं, सैकड़ों करोड़ के हैं, वो भी इस यूटी बजट के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है। तो लद्दाख, इसके अलावा हमारी बहुत सारी और रोडें जो बीआरओ कर रही है। अभी अगले 3-4 दिन में देखेंगे, 21 तारीख को मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वो हमारे जो नए ब्रिजेस बने हैं और नई रोड्स बनी हैं जो बीआरओ ने बनाई हैं, जो हमारे बजट में भी नहीं है, एनएचआई के बजट में नहीं है, क्रिफ में नहीं है, मगर वो डिफेंस के बजट से आ रही हैं। तो बहुत तरीके से यहाँ जो है डेवलपमेंट के काम जो है वो चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो खर्चा हो वो जेन्युइन होना चाहिए। बेसिकली हमारा सबसे बड़ा अपील मेरी यही हमेशा, हम ये कहते हैं कि हम पैसा खर्च कर तो रहे हैं, लेकिन इसका जो यूज़ है ग्राउंड के ऊपर वो ठीक होना चाहिए। मतलब वो लोगों को लगना चाहिए कि ये पैसा हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो खैर ये कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कोई गली बन रही है, कोई नाली बन रही है, तो ऐसी नाली ना बन जाए जो आगे सड़क पे खुल रही है, मतलब उस तरह का नहीं होना चाहिए। अभी मैं कल एक चीज़ देख रहा था कि एक हमारी बनी बनाई दीवार है, मतलब कंक्रीट की ब्लॉक की बनी हुई दीवार है, वो सीमेंट से बनाई हुई है, वो उसको गिरा के नई दीवार बनानी है। मैंने कहा भाई इसका क्या लॉजिक है, बनी बनाई दीवार है, खड़ी थी, ये कुछ इसमें कोई आपने क्यों गिराई, फिर दोबारा क्यों बनाने का प्लान बना रहे हो। तो इस तरह का वेस्टफुल जो है उसके ऊपर बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह का एक्सपेंडिचर ना हो जो वेस्टफुल हो। जो भी पैसा हमारे पास आए उसका सिंगल पेनी के लिए हम जिम्मेवार हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो टनल्स का काम चल रहा है, शिनकुनला का टनल जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। ये पिछले मई से ही ये काम जो है वहाँ पे शुरू हो रहा था। तो शिनकुनला टनल जब बन जाएगा, हमारी नीमो पदम दरचा रोड ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी है, ये भी इस साल तक जो है आपको डायरेक्ट कनेक्शन जो है हिमाचल से थ्रू शिनकुनला जो है हम लेता आएंगे। और बहुत हमारा कम से कम मेरे ख्याल में 50-60 किलोमीटर का हमें एडवांटेज होगा। और वो रोड जो उतनी बंद नहीं होती, क्योंकि ये जो बारालाचाला वाली रोड जो है मई में खुलती है, तो शिनकुनला वाली जब टनल बन जाएगा तो ये सारा ईयर जो है चलती रहेगी। तो इस तरह के जो NHIDCL का जो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था नेशनल हाईवे 301, वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। मतलब आज आप जाएंगे जानसकर तो देखेंगे आपकी जो पेंजिला होता था वो कितनी चौड़ी सड़क बन गई है, जैसे नेशनल हाईवे बन गया है, वो पूरा नेशनल हाईवे ही है वो। तो वो उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि 4G, इस तरह की चीज़ें, और भारत नेट अमेंडेड आ रहा है हमारे लिए। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि पहला भारत नेट जो हमारा था वो सैटेलाइट बेस्ड था। तो हमारे पंचायत घरों में जो भी हमने लगाए थे वो चलते नहीं थे, बिकॉज सैटेलाइट से इतनी उसमें बैंडविड्थ नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। सब लोगों को अपने अगर कार्ड भी बनाना था वो यहाँ आते थे। तो अब अमेंडेड भारत नेट के तहत हमारा लद्दाख उन्होंने लिया है। तो ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर हमारी जो कनेक्टिविटी होगी वो फाइबर के थ्रू जो है वो उसको जो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हम कुछ कनेक्टिविटी जानसकर इलाके में हायर भी कर रहे हैं किसी प्राइवेट ऑप्टिकल फाइबर से, वो भी हमारा प्रपोजल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर इतना काम हो रहा है।
मेडिकल कॉलेज नहीं था हमारे यहाँ, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेडिकल कॉलेज जो है वो सेंक्शन हो गया था 2019 में, मगर ना पोस्ट सेंक्शन हुई थी उसकी, ना उसका कंस्ट्रक्शन सेंक्शन हुई थी, तो उसकी पोस्टें सेंक्शन हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद उसके जो ये बिल्डिंग्स बनानी है, जो हमने कैंपस बनाना है मेडिकल कॉलेज का और नया हॉस्पिटल बनाना है, तो वो जो है उसका प्रोजेक्ट 700 करोड़ का, मुझे अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो भी अप्रूव जो है वो दिल्ली में फाइनल स्टेज के ऊपर है, वो भी कुछ दिन के अंदर हमारा वो भी हो जाएगा। तो हमारे एक मेडिकल कॉलेज की जो उम्मीद है हमारी, वो भी पूरी हो जाएगी। हम अपना जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है हमारा वो प्रपोजल गया हुआ है, और एक डिग्री कॉलेज हम कारगिल के लिए चाहते हैं एडिशनल सांगकू इलाके में, उसके पीछे भी हम काफ़ी ज़ोर से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारा जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। तो एक हिसाब से हर तरीके से टूरिज़्म, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, टूरिज़्म डेवलपमेंट हो, उन सब के ऊपर काफ़ी जो है अभी एप्रिकॉट ब्लॉसम्स का सीज़न शुरू हो जाएगा। हमने इतनी सारी न्यू होम स्टे स्कीम लाई जो इतनी अट्रैक्टिव है, जिसके बारे में अगर आप अलग से भी कभी टूरिज़्म के सेक्रेटरी साहब से एक कॉन्फ्रेंस लें कि किस तरह हम एक होम स्टे को प्रमोट करने के लिए उनको हम 2 लाख के करीब का सामान देते हैं कि भाई सब, जैसे वॉशिंग मशीन, हीटर, जो जिसको हम कहते हैं 200 लीटर कैपेसिटी का सोलर हीटर देते हैं ताकि सर्दियों में भी वो चले। उसके बाज़ाफ्ता उसको सारा फर्निशिंग का सामान देते हैं, उसको जो यूटेंसिल्स और चीज़ें जो कटलरी वो सब देते हैं, ताकि वो उसका जो कमरा जो है, जिसको होम स्टे में जो आए वहाँ पे वो अच्छी तरह से रहे। इसके अलावा हमने कहा था कि इसमें फ्लश टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ड्राई टॉयलेट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं यहाँ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्मेल नहीं होती, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो स्टेराइल ही होता है ऑलमोस्ट। उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं हर यूज़ के बाद, तो वो स्टेराइल रहता है। 4-5 साल के बाद या 3-4 साल के बाद वो एक अच्छे फर्टिलाइज़र के रूप में अभी आता है, तो हम उसको डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ट्रेडिशनली यहाँ चल रही है। लेकिन कुछ हमारे जो यात्री जो गर्मियों में यहाँ आते हैं, जो मेन कंट्री से आते हैं, जो प्लेन से आते हैं, उनको थोड़ा सा फ्लश टॉयलेट का ज़रूरत होती है, वो ड्राई में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए हमने कम से कम 2.5 लाख का प्रोविज़न रखा है कि कोई आदमी जो है वो अगर ये बनाएगा, तो हमने टेक्नोलॉजी उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2 बनाए भी हैं। पहले हमने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई थी हमारी कि क्या सर्दियों में चलेगा, तो विक्रम आपको बताएंगे कि वो भी सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। तो वो मॉडल अब सक्सेसफुल हो चुका है। उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, हो सकता है हम कॉस्ट को रिवाइज़ भी करें। हमारा कहना ये है कि रूरल टूरिज़्म बढ़ना चाहिए। शहर के अंदर तो टूरिज़्म है ही है, लेकिन रूरल टूरिज़्म बने ताकि हर आदमी जो है हमारे बॉर्डर को देखे। बॉर्डर टूरिज़्म खुल रहा है आज की डेट में, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जगह नहीं है जो डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए बैन हो। पहले यहाँ परमिट हुआ करता था, इनर लाइन परमिट, वो बहुत देर से ख़त्म कर चुके, 2 साल हो गए इसको ख़त्म कर दिया गया। आज हमें एक थोड़ी सी दिक्कत और आ रही है कि जो फॉरेनर होते हैं, जो फॉरेनर की रजिस्ट्रेशन का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, वो भी हम सॉर्ट आउट करवाने जा रहे हैं। वो ये है कि पहले क्या होता था कि अगर फॉरेनर आता था यहाँ पे, तो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करानी होती थी। जब वो एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करता था, उसको फिर जाके जहाँ होटल में जहाँ वो जाता था रहता था, तो नेचुरली ये ग्रुप्स में आते हैं लोग, तो जो यहाँ का जो टूर ऑपरेटर होगा उसके साथ कांटेक्ट में होते थे। जब वहाँ वो चला जाएगा तो फिर उसको टूर ऑपरेटर को दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी जब वो होटल के अंदर दाखिल होता था। अब कुछ सिस्टम ऐसा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन जो होनी है, एक तो उसको एयरपोर्ट पे होनी है, फिर उसको डीसी के दफ्तर में जाना है। मतलब अब वो फैसिलिटी नहीं रही कि वो होटल में जाके किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू या उसके थ्रू करवाए। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन जैसी आ गई है। वो हम अभी मैटर टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसको थोड़ा सा लिबरल किया जाए, क्योंकि अगर हम टूरिस्ट ज़्यादा, एक आदमी को अगर 1 घंटा लगेगा तो दिन में तो इसका मतलब 5 बंदों को ही दे पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाला सिस्टम में थोड़े इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने टूरिज़्म को भी खोल रखा है। तो बहुत सारा टूरिज़्म जो आ रहा है, पिछले दिनों कुछ ड्रॉप हुआ, तो इस बार HLD साहब ने शुरू में ही एक मीटिंग 13 को कर ली, जिसमें सारे लोगों को बुलाया कि भाई ये कैसे सस्टेन करें इसको, कैसे ये कम हो गया, ये होना नहीं चाहिए कम, क्योंकि हमारी सारी रोज़ी रोटी उससे लगी हुई है। तो उसको भी हम जो कोशिश कर रहे हैं। अब फिर मैंने मीटिंग ली उसके बाद एक, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के लोग भी यहाँ आएँ, देखें, हमारे लोग बाहर जाएँ, ताकि यहाँ टूरिज़्म बढ़े। और यहाँ जो टूरिज़्म की पॉलिसीज़ हैं, जो आज तक कोई माउंटेनियरिंग की पॉलिसी नहीं थी, आज तक कोई ये जो क्या कहते हैं रैपलिंग हमारे यहाँ बच्चे कराते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कराते हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स कराते हैं, मगर किसी में कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये नॉर्म्स होने चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये मिनिमम चीज़, ताकि लोग सेफली कर सकें। वो सारी हमने जो पॉलिसीज़ जो हैं वो लोगों के साथ मिल के वो नोटिफाई करके, ऑब्जेक्शंस लेके हमने वो पॉलिसीज़ जो हैं वो नोटिफाई की हैं। तो बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसलिए एक और बात जो मैं दोबारा कहूँगा आपको कि पहले जब शुरू में, आज से 2 साल पहले, आप भी जानते होंगे कि नौजवानों में बड़ा था कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो वो काफ़ी उसका मसला हल हो चुका है। लगभग 3200 के करीब बच्चे जो हैं वो लग चुके हैं। मैं आपको एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव में डालूँगा।
हो सकता है कि आप इसको रिसर्च करके जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा और रिफ़ाइन कर लें या उसमें थोड़ा सा एडिशन कर लें या उसको थोड़ा बना लें, मगर सीधी सीधी बात बताऊँ कि कंट्री में जो सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की हम बात नहीं करते क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कम हो सकती है, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो सकती है, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पब्लिक लोगों की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट नौकरियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो ऐसे बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ 27 करोड़ पॉपुलेशन और 27 लाख एम्प्लॉई हैं। तो मतलब 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे 1000 एम्प्लॉई आता है, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 3 लाख। तो अगर वो यूपी जो सबसे हाईएस्ट है अगर उसको माना जाए तो हमारे कितने एम्प्लॉई होने चाहिए? 3000। लेकिन हमारे यहाँ पे एम्प्लॉई आज की डेट में 15,500 तो जो अपोर्शन हो के आए, जो यहाँ काम करते थे और हो गया 15,000, तो 15,500 वो हो गए। उसके अलावा 3,000 हमने 3200 और कर दिए, तो कितने हो गए? 18,000। और अभी भी हम 3-4 हज़ार और एम्प्लॉयमेंट जो है नॉन गस्टेड में, गस्टेड की बात में करूँगा। तो इसका कहना मतलब ये है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो हमें, चाहे वो दूर दराज इलाका होगा, हमें वहाँ डिस्पेंसरी बनानी ही पड़ती है, चाहे वहाँ पे मरीज़ उतने हो ना हो। इसलिए दूर दराज इलाका है, 4 घर भी होंगे तो स्कूल बनाना ही पड़ता है क्योंकि वो बच्चे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के नहीं जा सकते हैं कहीं, क्योंकि नॉर्म भी है कि स्कूल जो है इट शुड बी विदिन 1 किलोमीटर और विदिन सम देयर इज़ ए गाइडलाइन। तो इसलिए हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होनी ही होनी है बाकी जो जगह हैं उनके मुकाबले में। हालांकि स्टिल फिर भी हमारे यहाँ पे अच्छी बात यह है कि प्यूपिल टीचर रेशो जो है, यानी कि एक टीचर कितने बच्चों के लिए, तो रफली 5 बच्चों के लिए एक टीचर है, 5 या 6 बच्चों के लिए एक टीचर है, तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। अब बस अल्टीमेटली फिर हमारा वही आ जाता है कि अब जो 6 बच्चों के लिए एक टीचर रखा हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उसका पूरा फ़ायदा होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे एम्प्लॉई भी इतने सारे ज़्यादा हैं, तो हमारे भी ये कोशिश रहती है कि अभी एम्प्लॉय इतने हैं, बना लिए हमने इतने, तो वो फिर वो लोगों की सेवा भी तो करें, लोगों को पब्लिक सर्विस, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये है जनरल मेरा पॉइंट। तो दूसरा मैं आपको जस्ट कुछ बिग टिकट प्रोजेक्ट है, उसके बाद आई विल जस्ट आस्क यू टू बेसिकली देन रेज सम और आस्क सम क्वेश्चंस। जोजिला टनल के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जोजिला टनल जो है इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये बेसिकली NHIDCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, MORTH का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में आता है, यानी कि आधा ये JNK में आता है और आधा ये हमारे पास आता है, यानी कि ईस्टर्न पोर्टल हमारे में आता है, तो सबको पता है। अब ये 13 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है इसमें से मतलब 5.5 किलोमीटर उधर से हो चुका है, 5.5 किलोमीटर, और लगभग 5.5 किलोमीटर की हेडिंग जो है वो यहाँ से हो चुकी है। समझ लीजिए अब 2 किलोमीटर ही बीच में बचा हुआ, जब ये आपस में ब्रेक थ्रू करेंगे, मतलब कि आपस में मिलेंगे। तो ब्रेक थ्रू का जो टारगेट था, इन्होंने तो कहा था कि ब्रेक थ्रू अच्छी तरह से हो जाएगी तो कुछ गाड़ियाँ जो है हम 2026 में निकालेंगे। लेकिन जब टनल को सिर्फ निकालना ही नहीं होता है, उसके बाद उसके ऊपर बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके हीटिंग, उसका वेंटिलेशन सिस्टम, उसका बड़ा और सिस्टम्स होते हैं। वो कह रहे थे कि 27 तक हो जाएगा। तो फिर जब अब ये मतलब सबसे खुशी की बात यह है कि इतना ज़्यादा काम हो चुका है और कोई जियोलॉजिकल सरप्राइज़ या कोई ऐसा चीज़ आई नहीं है, यानी कि काम रुका नहीं है। तो हमारी भी पूरी कोशिश है कि ये 64% कहते हैं कंप्लीटेड है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि जोजिला जब बन जाएगा तो लद्दाख की पूरी इकोनॉमी जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो जाएगा। शिनकुला के जैसे मैंने बताया कि ये 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें जो काम जो है लगभग, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, तो लगभग इसका काम भी जो है वो सेटिस्फैक्टरली चल रहा है, और इसका इन्होंने एक एस्टिमेटेड डेट दिया है कि 3-4 साल में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लद्दाख में क्या इशू है कि लद्दाख में जोजिला जब हो जाएगा तो चलो जोजिला वाली हमें एक्सेस पे हमें कोई इतना इशू नहीं रहेगा। इशू हमें अब हम जब शिनकुला बन जाएगा तो फिर हमारा हिमाचल साइड भी ओपन हो जाएगी, ये भी 12 महीने में चलती रहेगी। अब बारालाचला वाली जो मेन रोड है हमारी लेह मनाली एक्सेस, उसके ऊपर कुछ टनल्स की ज़रूरत है, जैसे बारालाचला पे ज़रूरत है, तांगलंगला जो यहाँ से शुरू करो तो तांगलंगला अभी भी वहाँ पे आज बंद है। आज मैंने वो देखा, क्योंकि हम डेली मॉनिटर करते हैं, तो अभी भी वहाँ पे 18 फुट बर्फ़ है। क्या इमेजिन कर सकते हो? 18 फुट। अभी मुझे BRO का जो चीफ इंजीनियर मुझे रिपोर्ट दे रहा था कि वहाँ हमारी मशीनें लगी हैं, सर देखिए 18 फुट इस तरफ है, 18 फुट इस तरफ है, उसके बीच में से हमारी मशीन जा रही है। तो तंगलंगला में ही अगर 18,000 फुट है तो बारालाचला में तो और भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला एक्सेस जो है ये बहुत वल्नरेबल है स्नोफॉल के कारण, इसलिए शिनकुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक तो हमारा तंगलंगला का प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है कि वहाँ टनल बने। आगे हमारा लाचुलुंगला है, वहाँ पर भी टनल बनने का प्रोजेक्ट है। फिर बारालाचला पे प्रोजेक्ट है। यहाँ लद्दाख के अंदर
हमारा अभी हमारी स्टडी चल रही है जो राइट से हम करवा रहे हैं कि खारदुंगला की प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद हमने कहा था कि चांगला जो है वो सर्दियों में रिस्की हो जाता है, तो वो एक तो वहाँ जो लैंडस्लाइड चलती है, लूज एरिया है, रिस्की हो जाता है, तो उसके साथ केला है, वो ज़्यादा सेफ़ है। तो केला का प्रोजेक्ट जो है वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। होम सेक्रेटरी साहब की इंटरवेंशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन से MORTH ने एग्री कर लिया है कि हम इसको एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग, उनका एक हेड होता है, उसमें फंडिंग करेंगे। रोड्स का अप्रूवल हो चुका है, यानी कि उसके टनल के लेह वाली साइड के जो पोर्टल है वहाँ तक जो सड़क बननी है वो अप्रूव हो चुकी है। जो दुर्बुक साइड से या टांगसे साइड से जो सड़क आनी है उस टनल तक आनी है, वो वाला प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है रोड्स का। अब सिर्फ जो टनल का बीच वाला पोर्शन है वो भी MORTH ने एग्री कर लिया है कि वो उसको स्ट्रेटेजी फंडिंग में करेंगे। तो जब हमारा ये केला बन जाएगा तो हमारा पेंगोंग और ये सारा इलाका जो है ये सारा साल जो है इंटरनली खुला रहेगा। खारदुंगला में फ्यूचर में यहाँ पे भी टनल बनने का जो है वो प्लान हमारा है। तो काफ़ी ज़्यादा हम टनल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि टनल हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीमो पदम दर्चा की बात मैंने की। बटाली खलसी रोड एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बटाली खलसी रोड अब जब आप लोग जाते हैं तो ये मोस्टली राइट साइड ऑफ द इंडस, राइट बैंक ऑफ इंडस के ऊपर ये रोड चलती है और कई जगह इतनी नैरो है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने दोमखर तक जो है हमने अपने प्लान से किया, वो तो वाइडन हो चुकी है। आगे हम इसको या क्रिफ में या MORTH के प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारी जो एक रोड्स हैं, जिस तरह ये जो नीचे आप जाते होंगे, जब आप खारदुंगला भी जा रहे हैं तो ये तो वाइडन हो रही है, तो आपने देखी। इसके नीचे जब आप जा रहे हैं नीचे खलसर तक, वहाँ पे भी वाइडनिंग चल रही है, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद जब हम इधर जाते हैं इस तरफ पेंगोंग की तरफ, उसकी भी वाइडनिंग चल रही है। तो मतलब इस रोड को भी हम बहुत ज़्यादा वाइड करके बहुत अच्छा टूरिज़्म के लिए भी और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड बन जाएगी। दूसरा, हम इसको जो इंडस वैली को हम तुर्तुक से डायरेक्टली ज्वाइन करने का हमारा एक वो प्रोजेक्ट है जो डिफेंस वालों ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी, उसके ऊपर भी हमने क्रिफ में डाला हुआ इसको, और वो प्रोजेक्ट भी जब हो जाएगा तो आपका जो डिप्लॉयमेंट होगा, चाहे वो डिफेंस की नीड है वो, और कनेक्टिविटी जो होगी वो फास्ट हो जाएगी हमारी उस तरफ से। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये अगर बोलूँगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। आनले डार्क स्काई रिजर्व बहुत ज़्यादा हिट हो चुका है, बहुत हिट हो गया है। इसका जो फुटफॉल है इतना बढ़ गया है कि 2023 में 12,465 लोग आए थे, अब 26,000 आए 24 में। इस साल फिगर और भी ज़्यादा जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में और भी ज़्यादा हो जाए। तो सोच लीजिए, जब 2023 में हमने ये शुरू ही किया था, क्योंकि 21 में हमने अनाउंस किया था, तब से लेकर 12,023 में और 26,000 डबल हो गया। अब वहाँ पे भी हम एक प्लान तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि कैसे जो है वो जो एरिया आनले का इलाका है, बिकॉज वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कैसे साइंटिफिकली जो है उसको हम डेवलप कर पाएँ ताकि वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना हो। वहाँ से हमारी रोड बन रही है एक जो हिमाचल से चुमूर साइड से, उसके ऊपर भी उसका भी अप्रूवल आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट के काम लद्दाख में बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि सारा पैसा जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पूरे तरीके से लगे और कहीं उसका कोई छोटा मोटा भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं हमेशा हर सिटीज़न को कहता हूँ कि हर सिटीज़न का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप ऐसा कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता देखें तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर करें, ताकि हम टाइम पे अपना पैसा जो है उसको बचा के किसी और अच्छी लगाएं। गस्टेड ऑफिसर का सबसे बड़ा इशू है जो आप ज़रूर आप पूछोगे। इसकी रिक्रूटमेंट 5 साल से नहीं हुई है। जितने भी डॉक्टर बच्चे हमारे MBBS करके आए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, या जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, MSc की है जिन लोगों ने, ये कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको ना लेक्चरर की पोस्ट नहीं भर पा रहे हैं हम। तो उसका जो सबसे बड़ा इशू ये था कि रिक्रूटमेंट रूल का। तो रिक्रूटमेंट रूल हमारे अगर 133 पोस्ट टाइप की पोस्ट हैं तो 93 के हमने अप्रूव कर दिए। 34 जो हैं दिल्ली में अभी UPSC के पास हैं, 6 अभी जो हैं वो भी इस प्रोसेस में हैं। तो मान लीजिए ये भी हमने काम 80% कर लिया हुआ है। तो इसमें एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा आपके यहाँ पे। तो जैसे हमारा, क्योंकि हमने UPSC को कहा कि भाई हमारे यहाँ गस्टेड पोस्ट भी जो फिल होनी चाहिए उसमें रेजिडेंसी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो UPSC कहती है तो हम तो सारे नेशन के लिए करते हैं रिक्रूटमेंट, तो हमारे यहाँ तो हमारे रूल में तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप फलाने इस पोस्ट के लिए फ़लाने इलाके का बंदा होना चाहिए जो एलिजिबल होना चाहिए। तो फिर हमने उनको 2 साल में ये कन्विंस किया कि भाई लद्दाख इज़ ए डिफरेंट प्लेस, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लद्दाख UT की रिक्रूटमेंट की। तो हो सकता था कि आप नहीं होता, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती या कोई और होती, तो उसको भी तो हमने अपने लोगों के लिए ही ये पोस्टें रखी हैं क्योंकि हमारे लद्दाख की पोस्टें हैं। तो उन्होंने एग्री किया कि हम रेजिडेंसी क्राइटेरिया मान देते। तो हमारे हर रिक्रूटमेंट रूल के अंदर, गस्टेड के अंदर भी रेजिडेंसी क्राइटेरिया वो है, दैट इज़ इन द पैरा 4 ऑफ एवरी रिक्रूटमेंट रूल। जब आप देखते हो, क्योंकि हमारे सारे रिक्रूटमेंट रूल जो है लद्दाख गैजेट पे हैं,
आप लद्दाख गैजेट से डाउनलोड कर सकते हो ये सारे 93 जो मैं कह रहा हूँ, उसमें से कुछ शायद अभी अपलोड होने वाले हो रहे होंगे, तो वो सारे देखो तो उसमें सेक्शन जो भी अब आइटम 4 या पैरा 4 या सेक्शन 4 जो भी समझ लो, रूल 4, उसमें लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए रेजिडेंसी क्राइटेरिया विच विल हैव टू बी फुलफिल्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। अब वो रेजिडेंसी क्राइटेरिया क्या होगा वो उन्होंने हमारे पे छोड़ा हुआ, तो चलो वो भी हो जाएगा, वो एक अलग एक चैप्टर है। तो जैसे ही वो होता है तो हमारी रिक्रूटमेंट जो है एकदम खुल जाएगी और हम लोगों को रिक्रूट करने जाएंगे। मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन बाद में आपको देना चाहूँगा कि पिछले दिनों अखबार में या मीडिया पे मेरे को बताया गया, मेरे को नोटिस में आया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सिस्टम होता है कि शाम को, चाहे मैं मीडिया देखूँ या ना देखूँ, शाम को एक रिपोर्ट जनरेट होती है हमारे यहाँ, वो जनरली HLG साहब को भी जाती है, मुझे भी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाती है। तो मैंने एक दो जगह नोटिस किया, मैंने कहा मैं उसको ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि इसमें क्या सिचुएशन, क्या मतलब फैक्ट्स क्या हैं। एक न्यूज़ ये इसमें ये उन्होंने कहा जी कि वो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फैक्ट क्या है, बाकी आप उसके ऊपर आप क्या उसका जो आप उसको हाउ डू यू टेक इट, दैट इज़ अप टू यू, मगर मैं आपको एक बात बताऊँगा ये फैक्ट क्या है। तो ये फैक्ट ये है कि एक वाटर बॉडी जो है ना वो राजनिवास में हमने बनाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ जैसे वाटर बॉडी, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है एक स्विमिंग पूल में और एक वाटर बॉडी में। जैसे अगर आप गुपुक लेक है, आपकी गुपुक पॉन्ड है, उसको आप स्विमिंग पूल तो नहीं कहेंगे ना, दैट इज़ ए वाटर बॉडी। इसी तरह अगर आप कोई बड़ा सा, जिस तरह हमने सबू में एक ऊपर बनाया हुआ है, अगर कुछ लोग गए होंगे सबू में, हमने एक बहुत बड़ा एक आर्टिफिशियल लेक टाइप बनाई है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडी। यू कांट से कि वो स्विमिंग पूल है ना। तो इसलिए हमने वहाँ पे HLG साहब का हमेशा से ये रहा है कि लद्दाख में आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मत करो, जो सरफेस वाटर है, क्योंकि ये जो पानी हमारा ग्राउंड वाटर, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी रिपोर्ट आई थी कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, ट्यूबवेल इतने लग रहे हैं कि ये हमारा इवन जो परमानेंट एक्वायर था वो डेंजर पे चला गया था। जब ये रिपोर्ट आई, NGT के पास ये रिपोर्ट चली गई, कुछ ने तो इतना भी कहा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो चुका है, उसमें कुछ टॉक्सिन चले गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट आई। NGT को भी हमने इसकी रिपोर्ट टेस्ट कराई कि भाई वाकई क्या लोगों को हम कोई जहरीला पानी तो नहीं पिला रहे हैं, लेकिन बाद में वो उतना फैक्चुअल नहीं निकला, वो सिर्फ एक अप्रीहेंशन थी, वो फैक्ट नहीं था। लेकिन फिर भी चाहे वो फैक्ट था या नहीं था, एक्सट्रैक्शन अगर आप करोगे तो जो एक सोर्स करोड़ों साल से ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको आज ही एक्सप्लॉइट करोगे तो फ्यूचर जनरेशन, तो फिर मान लो भगवान ना करे, मतलब अगर आपको इंडस से पानी लिफ्ट करना तो उसमें पैसा लगता है ना, तो इसलिए वो हमने बंद कर दिया। तो आज की डेट में लेह के अंदर और इसके 9 गांव, 9 विलेजेस अराउंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि आप नहीं कर सकते जब तक डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि स्वरा एक्ट है हमारे पास, तो स्वरा एक्ट में कोई भी आदमी जाके डिगिंग नहीं कर सकता। और जितनी भी ड्रिलिंग मशीन है वो सारी रजिस्टर्ड हैं, वो सबको बताया गया कि आप कोई ड्रिलिंग नहीं करोगे क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। जब ग्राउंड वाटर ने एक्सट्रैक्शन करना है तो फिर क्या करना है, सरफेस वाटर का जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी आता है, अगर उसको नहीं पकड़ेंगे आप तो इंडस में चला जाएगा। तो इसीलिए वो कोशिश हमारी आती है कि जितना हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, जितनी वाटर बॉडीज़ बने, वो उतना पानी हम स्टोर कर लें। मान लीजिए मेरे ही घर के आगे मेरे छोटा सा आंगन है, उसमें 15-20 पेड़ है, उनको पानी की ज़रूरत है। यहाँ तो अगर आप पेड़ को पानी नहीं लगाओगे पेड़ सूख जाता है, कोई भी पेड़ लगा लो आप, अगर पानी नहीं लगाओगे इसको 1 महीना भी नहीं दोगे सूख जाएगा। तो उसके लिए वाटर बॉडी होनी चाहिए। अगर मेरे घर में वाटर बॉडी तो मैं वहाँ से पंप करके तो पानी दे सकता हूँ। तो मेरे घर का ये एरिया मान लीजिए 2 कनाल, मेरा जो लॉन है वो मान लो जो 10 मरले में है या आधे कनाल में होगा, तो बड़े घर का बड़ा होता है। मतलब राजनिवास तो हमारे यहाँ है नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग वी डोंट हैव ए राजनिवास ना। आपने तो राजनिवास देखे होंगे, जो बाकी राजनिवास आप जाते हैं। मेरे ही अफसर एक कहने लगा हम एक राजनिवास गया, पता नहीं कहाँ का, कहता सर वो तो मीलों में है। मेरा अफसर एक गया राजनिवास में, कहता सर उसको तो पता ही नहीं लगता था कहाँ कितना दूर है, वो कितना बड़ा है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना। तो टेक्निकली हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले क्या था कि हम राजनिवास और सेक्रेटेरिएट वो हम एक अलग जगह पे बनाएंगे। तो वो पहले आपको भी मालूम होगा कि रणबीर सिंहपुरा में हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब हमारे HLG साहब आए तो कहते हैं बताओ मुझे वो जगह जहाँ पे आप ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसका भी एस्टिमेट कोई 7-8 हज़ार करोड़ के करीब था, कम कर कर करके 3,000 करोड़ था। हो सकता है फ्यूचर में फिर वो 9,000 ही बन जाता बाद में। जब हम गए वो जगह देखी हमने, वहाँ लैंड का कुछ इशू जैसा हो गया, फिर हमने वो जगह छोड़ दी।
फिर हम दूसरी जगह चले गए, ये लीकिर साइड पे, वहाँ भी जब जगह देखी वो भी कहने लगे यहाँ भी लैंड का इशू है। फिर वो जब लैंड के इश्यूज़, तो यहाँ पे नेचुरली आपको मालूम है यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। तो उन्होंने कहा छोड़ दो अब इस बात को, लेट अस लिव इन द लिमिटेड स्पेस। तो हमारे यहाँ कुछ अफसर तो एक ही कमरे में रहते हैं, मैं भी एक हायर किए हुए कमरे में, 2 कमरे में के उसमें प्राइवेट घर में रहता था जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, एडवाइज़र भी था। फिर बाद में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, जो मेरा पहला एक सेक्रेटरी होते थे उनके क्वार्टर में शिफ्ट हुआ, जो भी बेसिकली एक गेस्ट हाउस था पुराना। तो उन्होंने कहा नहीं इस पर मत खर्चो पैसा, लेट अस लिव विद द एग्जिस्टिंग। तो वो जो पुराना एडवाइज़र का घर था वहाँ चले गए। अब नेचुरली जब आप HLG हैं, राजभवन है, तो आपके पास यूनियन मिनिस्टर भी आते हैं, आपके पास प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ आई, तो उनके हिसाब से हमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बनाना पड़ता है। अब गेट के ऊपर है, तो गेट की पूरी जो पुलिस वालों का नॉर्म है कि ये आदमी जो है ये इस कैटेगरी में इसकी सिक्योरिटी है, वो ज़बरदस्ती कहेंगे आपको ये बनाना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कोई अगर आदमी Z+ सिक्योरिटी में है और वो कहे जी मुझे बहुत दिक्कत होती है इन सिक्योरिटी वालों से, मुझे नहीं चाहिए ये सिक्योरिटी वाले, वो कहेंगे आपको चाहिए नहीं चाहिए, हमारी नौकरी का मसला भाई, आपको तो रखने पड़ेंगे, आपको तो इनके लिए कमरा भी बनाना पड़ेगा, आपको इनके लिए गेट भी बनाना पड़ेगा, आपको अंदर फैसिलिटीज़ भी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर एक आदमी उस कैटेगरी में है तो उसको कुछ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना। तो वो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी जगह क्रिएट किया जो 10-15 करोड़ में या वो बन गया। आज वहाँ आप उसको नाम दे सकते हैं बाहर कि ये राजनिवास है, हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास भी कोई राजनिवास है। अब उसमें अंदर एक वाटर बॉडी बनी है जो बेसिकली उस इलाके के जो अंदर पेड़ लगाने की कोशिश की है, वहाँ पे बहुत सारे हमने पेड़ लगाने की कोशिश की है, पॉपुलर, वो एप्रिकॉट, तो उसको पानी चाहिए, तो वाटर बॉडी तो चाहिए हमें, अदरवाइज पानी कहाँ से लाते हैं। और उस वाटर बॉडी को भरने का भी क्या था, हमने ये देखा था कि पीछे से एक पानी आता है जो किसी लोगों ने डाइवर्ट किया हुआ, जो मेन कनाल पुरानी इरिगेशन थी वो वहाँ ऐसे बहता था, मतलब वेस्ट होता था। उन्होंने कहा ये पानी वेस्ट होता है तो वाई नॉट वी कलेक्ट इट इन ए वाटर बॉडी। तो प्रोजेक्ट का नाम भी वाटर बॉडी है और एग्जैक्टली भी वाटर बॉडी है। अगर आप वहाँ जाके देखें, नोबडी कैन स्विम देयर, मतलब आई कैन गारंटी यू, मतलब आप में से कोई भी आदमी जाके या इतनी हिम्मत करे कि वो वहाँ स्विम करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कभी ड्राई पड़ी हुई है क्योंकि अभी तो उसको पानी पीछे से है ही नहीं, हम तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी अपनी बंदिश है कि हम ग्राउंड वाटर नहीं। अब वेट करते हैं कि जैसे पानी बरसात आएगी या गर्मियाँ आएंगी तो जो पानी जो मेन नाले में, लेह नाले में बहता है, वहाँ से जो सरप्लस पानी आएगा उसके लिए वो इनटेक बनाया हुआ, जब आएगा वो भरेगा तो उसका इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे। तो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता था कि हम तो वाटर बॉडीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और वो वाटर बॉडीज़ जो है हमारे घर के अंदर भी हो सकती है। मैं तो हर एक को कहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ। कई शहरों में तो घर के ऊपर बनाते हैं लोग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और स्विमिंग पूल में फ़र्क होता है, तो इसलिए ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता था। और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी आप में से विजिट करना चाहता है खुद भी विजिट कर लें उसको, कि देख लें, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, उससे जब आप ऐसा कुछ करते तो ऐसा लगता है लोगों को कि कहीं हमारा पैसा कोई जाया तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऐशो आराम में तो नहीं लग रहा है, ऐसा मतलब फीलिंग लोगों को आती है, लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए मैं ये हर एक को, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि दीवार गिरा के दीवार बनानी, भाई ये कौन सा, इसका क्या लॉजिक है। मैंने उस अफसर को भी डांटा, कहता सर ये तो पिछले साल ही अप्रूव हुआ था। वो भाई मैंने कहा अप्रूव हुआ था, तूने जाके देखना तो था कि वो दीवार गिरा के दोबारा बनाने का क्या लॉजिक है। हाँ, दीवार गिरा के आप कुछ नया बना रहे हो वो तो समझ में आता है जनाब, अब ये दीवार को छोड़ो, हमने यहाँ कुछ नई चीज़ बनानी, भाई उसी दीवार को गिरा के सेम दीवार दोबारा खड़ा कर रहे हो। तो हमारा कोशिश ये होती है कि कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो और लोगों के दिल में ये फीलिंग भी ना जाए कि कहीं हमारा कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा हमारी कॉस्ट के ऊपर, ये जो पैसा हमारे लिए आया था वो कोई अपने आराम के लिए या ऐश के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये क्लैरिफाई करना, मैंने इसलिए आपको भी बुलाया कि मुझे लगा, दिल में मुझे फील हुआ कि ऐसा नहीं है, ये वाटर बॉडी है और इरिगेशन के काम आ रही, कोई उसमें स्विम नहीं कर सकता। फिर मैंने यहाँ पूछा, मैंने कहा लद्दाख के अंदर क्या कोई स्विमिंग पूल है? मुझे लोग कहते नहीं है, 7-8 हैं। मैंने कहा मैंने तो नहीं आज तक देखा। कहते नहीं, 3 ओपन है, 3 क्लोज्ड हैं। तो मैंने कहा वहाँ क्या क्या फैसिलिटी होती है? ऑफकोर्स जब स्विमिंग पूल में जाते हैं वहाँ एक चेंजिंग रूम होता है, वहाँ कवर्ड होता है, हीटिंग का सिस्टम होता है, डिसइंफेक्शन का सिस्टम होता है, उसकी ड्रेनेज का सिस्टम होता है। इट इज़ ए साइंटिफिक वाटर टैंक। ऐसा तो नहीं होता ना उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये तो ओपन सिंपल डग किया हुआ, उसके ऊपर कवर किया हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। दूसरा एक इशू और भी था जो मैंने अब फिर मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि भाई कोई टेबलेट जो है वो लिए गए और उसमें जो है वो मतलब वो जो टेबलेट लिए गए तरीका ठीक नहीं था या उससे किसी को फ़ायदा हुआ या कुछ भी जो भी है, तो उसमें मैं आपको ये भी दूंगा, ये जो इसका जो मैं है कि ये
प्रॉपर तरीके से टेंडरिंग करके, टेक्निकल एवेल्युएशन करके, पूरे नॉर्म्स को फॉलो करके जो है ये प्रोक्योरमेंट हुआ है। और जिसने भी ये सप्लाई किए हुए हैं उनके नाम हैं, कैसे कैसे ये हुआ है। 2023 में अगर कोई चीज़ खरीदी गई थी पहले, अगले साल सिर्फ इतना चेंज किया उन्होंने कि उसमें उन्होंने रैम बढ़ा दिया सिर्फ। मतलब पहले, क्योंकि रैम आपको पता है कि कोई भी चीज़ की जो एफिशिएंसी है वो उसके रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, हम रैम कहते हैं। रैम बड़ा है तो इसका मतलब इक्विपमेंट फास्ट है, रैम छोटा है तो इक्विपमेंट स्लो काम करता है। तो फिर जब उस वक्त मिलता ही होगा दो MB वाला या 2 GB वाला रैम, तो पहली प्रोक्योरमेंट 2 GB रैम की हुई, बाकी सारी कंडीशन सेम रही, प्राइस भी सेम रहा। और फिर अगले साल उसको कहा कि भाई 3 GB का रैम होना चाहिए क्योंकि फास्टर होगा, प्राइस सेम रही। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल ये नोट है, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ अगर आप भी जाएं, कि ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन गारंटी यू, मैं आपको भी ये जिम्मेवारी डालता हूँ। हमें खुद दुख होता है जब हमें लगता है, जैसे मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दिए, कि भाई पैसा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगों के लिए है, इसका एक एक पेनी जो है वो लोगों के लिए जाना चाहिए। मतलब ये हमारे ऊपर तो ये जिम्मेवारी है कि भाई ये पैसा आया है, अब ये ठीक तरीके से लगना चाहिए। तो ऐसा जो कभी कभी लोगों को होता है ना कि आगाही नहीं होती या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, तो किसी ने कान में सुना दिया कि ये ऐसा है वैसा है, तो हो सकता है उसका भी कोई रीज़न हो। मगर मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ऐसा कोई स्विमिंग पूल नहीं है। वो जो एक प्रॉपर तरीके से वाटर बॉडी बनाई हुई है, उस पर कितना खर्चा हुआ वो यहाँ पे है। ये योंटोन का भी मैं आपको पूरा दूंगा, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, होता क्या है, देखिए ये खबरें अखबार में जाती हैं, आपको ऐसा एक जनरल इंप्रेशन उस पूरे इलाके के लिए ख़राब हो जाता है। मतलब क्योंकि आदमी को ऐसा लगता है कि अगर ये योंटोन तो एक चीज़ है, अब पता नहीं और कितना कुछ लिया होगा इन लोगों ने। तो वो एक अच्छी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमको क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो ये फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट और गुड और बैड, बट मैंने आपको ये कहा कि दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड यू हैव एवरी राइट, एवरी सिटीजन ऑफ लेह, कारगिल, एनी सिटीजन ऑफ लद्दाख, वेदर ही इज़ हियर, whether he is outside the Ladakh, whether he is outside the country, has every right to ask us about how the expenditure is being made. We are answerable to you for each penny spent by us. तो ये, और हम भी क्या खर्च करते हैं, ये क्या खर्च करते हैं, हम तो प्लान अप्रूव करते हैं। खर्च करने वाले तो मोस्टली हमारे अफसर तो मोस्टली यही के हैं ना, मतलब उनको तो सारा पता है कौन सी गली है, कौन सा इलाका है, कौन सा है। अब हम भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर किसी ऑफिसर ने ये कह दिया जनाब ये दीवार गिर रही है, अब हिलने वाली है, साथ में लोग जाएंगे तो गिर पड़ेगी उसके ऊपर, नेचुरली हम भी यकीन करते हैं कि शायद गिर रही होगी, तो इसने दोबारा DPR बना दी उसकी। तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा जो ये इंटेंशन हमेशा से रहती है कि एवरी पेनी मस्ट बी स्पेंट वेल। तो ये मैंने क्लैरिफाई किया आपके आगे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, मेरे पास पावर के बारे में हमारे सेक्रेटरी पावर हैं, जो टूरिज़्म के भी सेक्रेटरी हैं, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के भी सेक्रेटरी हैं, और हमारे माइकल साहब हैं जो कि R&B देख रहे हैं, PHE देख रहे हैं, हाईवेज़ देख रहे हैं। तो इनसे भी अगर, क्योंकि मैंने इसलिए 2 को रखा कि ये मेजर डेवलपमेंट से लिंक्ड है। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सर, जिस तरह से अभी आपने जो राष्ट्रीय की बात किया कि यहाँ पर आए, एक तो ये जानना चाहेंगे सर, लद्दाख की पब्लिक में काफ़ी कन्फ्यूजन कि राजनिवास यहीं परमानेंट बनेगा, और दूसरे सवाल है पहले ऑलरेडी जो ओल्ड राजनिवास में काफ़ी खर्चा करके वहाँ बनाया, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन है फिर कल को कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, तो इस पर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजनिवास जो होते हैं या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जो होते हैं ना, वो जनरली सेफ जगह पे होते हैं। ये तो लद्दाख एक पीसफुल जगह है, तो यहाँ तो चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ आप कहीं भी गली में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। पर जनरली DM, SSP एंड द जो गवर्नर होते हैं, या वो एक सेफ जगह पे रहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, तो उस वक्त डिप्लॉयमेंट उसको बचाने के लिए नहीं हो, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस हमारी वहाँ जाए। वो सेफ जगह पे ऑलरेडी है, वहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई बंदा जाएगा नहीं, जा नहीं सकता। इसलिए वी हैव टू सिक्योर द एनवायरनमेंट। जो हम कर्जों में रहते थे ना, आपको याद है 2019 में सडनली आपको कहा बन गया, UT बन गया, गवर्नर तो इमीडिएटली आना है। अब उस वक्त वो वहाँ का डाक बंगलो था, आपको सबको मालूम है। तो वो आज जो HL जी साहब थे, उनके पास दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्लेस बिकॉज DM के घर के साथ था। लेकिन आपको सबको मालूम होगा, जब मैं भी जाता था, आप भी जाते थे, कितना बाजार से तंग होके घूम फिर के, फिर वहाँ होटल वाले इतने तंग होते थे। वो सारा एरिया जो है कमर्शियल एरिया है, वो कहते थे कि आपकी सिक्योरिटी के कारण हमारा परेशानी हो रही है। तो वो बेसिकली हमारे कमर्शियल जो वहाँ लोग थे, या उनका भी हमारे बिजनेस के लिए भी ख़राब था, और हमारी सिक्योरिटी के एंगल के हिसाब से भी वो हमारे जो Z+ या जो भी हमारी कैटेगरी थी हमारे HL साहब की, वो उससे मैच नहीं करती है। यू आर पुटिंग हिम इन डेंजर।
तो इसलिए वहाँ से शिफ्ट करना। जहाँ तक आप कह रहे हो खर्चा हुआ, वहाँ पे खर्चा हुआ उस कॉम्प्लेक्स, उस HLG के घर पे नहीं खर्च हुआ। वहाँ पे क्या बनाया हमने, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि 4 मंजिला बना, जिसके ऊपर कम से कम 30 करोड़ के करीब, 20 करोड़ प्लस समथिंग, वो मैं मानता हूँ उस पर खर्चा हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स, वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, आज भी वो यूज़ हो रहा है। तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स जहाँ बनाना है वो तो नेचुरली, ये हम कोई भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो 20 करोड़ का भी हो सकता है, 30 करोड़ का भी हो सकता है, बट दैट इज ओनली फॉर द ऑफिस पर्पजेज। उसी में उनका ऑफिस भी था, तो वो लेविश ऑफिस था, आप भी गए होंगे वहाँ कितनी बार, कितना लेविश ऑफिस था। वो छोड़ के आदमी एक छोटे से कमरे में, आज भी गए होंगे उनके ऑफिस में, उन्होंने कहा मेरा कंफर्ट छोड़ दो। ये तो ठीक है, वो बड़ा ऑफिस था, शानदार था, पूरा फ्लोर था, मेरे ऑफिसर्स के बैठने की जगह बड़ी शानदार थी, सब कुछ था, मगर ये सेफ जगह नहीं है। ये लोगों को कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो लोग मेरे को संभालेंगे कि शहर को संभालेंगे, तो इससे सिक्योरिटी जो है वो कंसिडरेशन होती है। ये जगह जो है आइसोलेटेड है, यहाँ अगर 2 बंदे भी बाहर खड़े हो जाएंगे तो प्रोटेक्टेड है, और आगे पीछे आर्मी है, वर्मी है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब से देखते हैं। हमें सिक्योरिटी वालों से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, इनपुट लेनी पड़ती है, ये सूटेबल है या नहीं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या यही परमानेंट होगा, देखो ये तो फ्यूचर बताएगा कि कौन। देखो मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, हम चाहते हैं कि हमारा सेक्टर यहाँ रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को आसान है आना। रणवीर सिंहपुरा तो बहुत दूर हो जाएगा, और यहाँ तो मेडोर भी नहीं चलती है। फिर कौन अच्छा, फिर ये तो हो गई लेह वालों की बात, फिर खलसी वाला, फिर करगिल वाला, फिर द्रास वाला, फिर वो मिलने आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो लेह में तो कंफर्टेबल फील करेगा, मगर कहाँ जाएगा वो? तो वो भी एक हमारे पास रहा कि हम क्यों दूर और क्यों जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे जो लगता है ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे जहाँ पे हम एक अलग से राजनिवास बनाएंगे, अलग से ऑफिसर्स के घर बनाएंगे, मगर आज की डेट में ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज की डेट में हमने अपने ऑफिसर्स के लिए अलग से क्वार्टर बना लिए हैं, अब रेडी हैं। हमारा सेक्टर बैक साइड पे 2 फ्लोर हमारे 2 ये कॉम्प्लेक्स रेडी है, ये भी 3-4 महीने में इनॉग्रेट हो जाएगा। तो हमें आज की डेट में हम सफिशिएंट है। हमारे पास 7-8 तो सारे ऑफिसर हैं, 12 हमारी सारी 12 स्ट्रेंथ है, 14 स्ट्रेंथ है, जिसमें से कि SDM मिला के सेक्रेटरी के अंदर तरफ से 8 आदमी हैं। तो 8 आदमी को कितना स्ट्रक्चर चाहिए, और एक HLG साहब हैं, तो इतना हमें कोई बड़े कॉम्प्लेक्स या कैंपसेस की ज़रूरत वैसे है भी नहीं। मगर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या कोई क्या करेगा, क्या कर सकते हैं, क्या उस वक्त एलोकेशन फंड की होगी, क्या किसी का, वो मैं नहीं कहता। मगर अभी तक जो मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज़ सफिशिएंट। जो हमारा राजनिवास है, आज भी जाएंगे आप, वो ठीक है। मतलब इसे इसको कहते हैं ना कि मॉडेस्ट है, एक HLG साहब के लिए मॉडेस्ट सा एकोमोडेशन है। रिक्रूटमेंट को लेके जब हम बात करते हैं सर, डोमिसाइल पे अभी अटका हुआ है, और रिक्रूटमेंट जो गेजेटेड अभी भी साफ नहीं हो पाया है सर। डोमिसाइल को लेके जिस तरह का डिमांड रहा, एक वायरल हुआ था जहां JK जम्मू कश्मीर का सेम बनाया जाए, जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी रिएक्ट किया था। अगर LRC जो पहले दिया था नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, क्या वो सेम प्रोविजन जो है गेजेटेड एस्पिरेंट्स के लिए नहीं हो सकता है गेजेटेड? हाँ, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सी, हम तो यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, हमारा भी प्रपोजल यही था कि भाई आपने नॉन गेजेटेड के लिए क्या, पर वो टेम्पररी था, उसमें साफ लिखा हुआ कि 1 साल के लिए है, ठीक है ना। तो 1 साल के बाद वो हम उस पर नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी हमने 1 साल के बियॉन्ड भी रिक्रूटमेंट की है, तभी तो हमारे 3200 आगे हैं, ठीक है ना। तो अब ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि JNK का जो PRC लॉ है वो इस ग्राउंड के ऊपर वो ख़त्म हुआ है कि 35A जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इस कंट्री के अंदर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही हैज़ एवरी राइट, आई हैव एवरी राइट टू सेटल इन आंध्रा, isn't it? You have every right to settle in Karnataka, I have every right to settle in Arunachal, provided I meet the domicile conditions of that area. यानी कि आंध्रा वाले कहते होंगे कि आप 15 साल यहाँ पे रहोगे अच्छी तरह से, तो हमें आपकी इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर इंटेंशन टू स्टे एट ए प्लेस परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल। तो जब आपने ये कंटेंशन डिक्लेयर कर दी 10 साल रह के एक जगह के ऊपर, किसी जगह 15 साल है, नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह 10 साल है, किसी स्टेट में 20 साल है, पर 20 से ऊपर कहीं नहीं है, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, which says that the citizen of Republic of India has right to settle anywhere in the country, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं इमीडिएटली जाके वहाँ पे नौकरी मिलेगी मुझे, नहीं, आई हैव टू बिकम द डोमिसाइल ऑफ दैट। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। जो PRC लॉ हमारा था, अगर आप JNK में 100 साल भी रहते, मगर अगर आप उस स्टेट सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन में नहीं आते,
तो यू वुड नेवर बी डिक्लेयर्ड एज ए डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट, करेक्ट? So this means that any person in this country, a citizen of India, who wished ever to settle in J&K could not do it because there was a law restricting so, which was unconstitutional, because मेरा right infringe हो गया ना. तो वही पार्लियामेंट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 35A उस ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को प्रोटेक्शन देता था. 35A का क्या मतलब था कि अगर ऐसे कोई लॉज लैंड के बारे में या जॉब के बारे में J&K में बनते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देगा. वो एडिशनल प्रोटेक्शन दे दी 35A से. नोबडी विल चैलेंज दोज एक्ट्स. आज की डेट में दैट प्रोटेक्शन इज गॉन. यू आर लकी, आई एम लकी, लद्दाख इज लकी दैट नन ऑफ दिस our selection of 3200 boys has been challenged by anybody from Jammu or from Punjab or from Himachal. ठीक है ना? वरना वो तो कोर्ट में जाते, वो बोलते कि भाई आपने ये जो LRC लगाया हुआ है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया हुआ है. हाँ, डोमिसाइल आप रखते तो हम मानते कि अगर आप यहाँ पे 10 साल रह सकते हैं, 15 साल, वो अपना अपना होता है सिस्टम. ये जो आप कह रहे हो 15 साल का कि जो J&K में है और ये हुआ था, सी दीज आर मैटर्स ऑफ some issues which are still being, these are issues which I cannot tell you. I am bound by my duty that these are not public matters, right? Only the people who are a part of it know it, right? इसमें जो मेरी नॉलेज लिमिटेड है वो ये कहती है कि इट वाज नॉट कि हम ये कर रहे हैं तो बाकी सेम रख रहे हैं ना. इट वाज ए प्रपोजल टू इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ द लद्दाखी पीपल फ्रॉम 40, आज की डेट में 45 है ना एसटी की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है 99% एसटी है. तो इस वक्त हमारा जो रिजर्वेशन रूल है वो कहता है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन हमारी 50% है, जिसमें से कि 40% एसटी है, 4% एलएसी है, 1% एससी है. तो 50 का हम नहीं क्रॉस कर सकते बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का उस पर रिस्ट्रिक्शन है. आप यू कांट इंक्रीज द. तो ये एक पैकेज डिजाइन हुआ कि ये it will be increased. We will cross the Supreme Court line of 50% because that power can be exercised in special circumstances, and we said that our state falls in that special circumstances. So this was a part of the whole thing. You get my point. So this 15 years was not an isolated thing. It was a part of a larger thing where many other things were there, and this was only one part of that. So as it is a matter which is a matter which is not public, so that's what I am saying. But I am assuring you one thing, that it is not an isolated case कि हम यहाँ पे there is something which is along with it which will protect the interest of the people to the maximum extent that our people get at least 95% of the job, right? अब कुछ constitutional चीज़ें होती हैं. You can't make 100% post रिजर्व फॉर ए प्लेस. इट्स डिफिकल्ट. मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो आपका चल गया कि किसी ने चैलेंज नहीं किया आपके एडवर्टाइजमेंट, वरना अगर वो चैलेंज करता तो हम क्या कहते? वो बोलते आपने क्यों लगाया इसमें LRC. हम कहते हैं LRC हमने, उन्होंने कहा किस कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया आपने LRC. अच्छा, LRC के बाद वो हमारी रिक्रूटमेंट को कोर्ट एग्जामिन करता कि भाई आपने जो LRC बनाया डज इट पास द टेस्ट ऑफ द लॉ. तो इसलिए हम लकी हैं क्योंकि यहाँ लद्दाख कोई आना नहीं चाहता. पीपल आर डिसइंटरेस्टेड इन द नॉन गेस्टेड पोस्ट हेयर. तो किसी जम्मू वाले ने अप्लाई नहीं किया, किसी गांधरबल वाले ने अप्लाई नहीं किया. लेकिन कल को अगर आप गेस्टेड की मेडिकल के निकालते हो तो गांधरबल का बच्चा नहीं अप्लाई करेगा. अगर आपका डोमिसाइल का फिल्टर नहीं होगा तो फिर वो नहीं अप्लाई करेगा ना. क्योंकि दूसरी आपको डेंजर ये है कि आपका जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट है और J&K का है वो ऑलमोस्ट कॉमन है. हमारे यहाँ 12 है ना, 12 में से हमारे 8 अपने लद्दाख के ट्राइब हैं, 4 तो हमारे वो हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते मगर जम्मू में है, J&K में है. जैसे गद्दी है, CP है. चलो गद्दी CP की छोटी पॉपुलेशन है, मैं मानता हूँ छोटी पॉपुलेशन है, वो बेचारे को 5-10 हज़ार भी नहीं है. लेकिन गुजर बकरवाल है ना. हाउ विल यू स्टॉप ए बॉय फ्रॉम गांधरबल टू अप्लाई अगेंस्ट ए पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन लद्दाख अनलेस यू हैव ए डोमिसाइल, बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई देयर बिकॉज दे हैव डोमिसाइल. So in order that nobody should be able to apply, we have to have a filter, and that filter is only domicile. तो ये एक लार्जर पैकेज था. बहुत सोच समझ के यहाँ के 95% पोस्ट जो गस्टेड हैं वो हमने सिक्योर करने का हमारा इंटेंशन है, गवर्नमेंट का इंटेंशन है. तो इट्स ए लार्जर सॉर्ट ऑफ ए थिंग. तो ये आइसोलेशन में मत देखिए इसको. सर, ये जो आपने पानी एक्सट्रैक्शन की बात की,
जो बंद हो रहा है अभी वो ठीक है क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट, लेकिन आप एट द सेम टाइम आप फिर ये फ्लश टॉयलेट्स इनकरेज कर रहे हैं, जबकि लद्दाख खुला था टूरिज्म के लिए 1974 से। अभी तक तो कहीं भी कोई किसी को फ्लश टॉयलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़े। जब डोगरा राज था तो उस समय भी फ्लश टॉयलेट की ज़रूरत नहीं पड़ा, ब्रिटिश कमिश्नर्स को भी फ्लश टॉयलेट की ज़रूरत नहीं पड़ा। और एक तरफ से जब किसी गेस्ट हाउस को बोरवेल निकालना हो तो उसको फ्लश टॉयलेट तो चलाना होगा ना सर, उस पर क्या कहेंगे। और ऑन द अदर हैंड एयरपोर्ट जो हमारा टर्मिनल बन रहा है उसके लिए 457 जो बोरवेल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कोई 350 फीट डेप्थ उस पे सर। कहाँ पे हो रहा है? एयरपोर्ट में सर, टर्मिनल। No, sir. That is not for water. It is for geothermal. अच्छा वो अलग चीज़। तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं, योर पॉइंट इज़ वेरी वैलिड। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू दैट जिसको हम दिचोत कहते, क्या कहते हैं जो ये ड्राई टॉयलेट है, हाँ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मैंने शुरू में कहा ना, दिस इज बेस्ट थिंग, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं नहीं है कि आप सुएज को फर्टिलाइजर में इंस्टेंटली कन्वर्ट कर रहे हो। हमें इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। और यहाँ का एग्रीकल्चर जो है एंशिएंट टाइम्स में सर्वाइव ही इसलिए किया होगा, वरना यहाँ और कौन सी खाद होती थी। ये तो फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनना तो पिछले 70-80 साल से शुरू हुआ, जर्मन्स ने बनाना, जब जो ये अमोनिया बनना शुरू हुआ, जब से ये बना, ये तो बड़ी रिसेंट चीज़ है ना। पहले तो सारा जो है ऑर्गेनिक ही हुआ करता था ना। तो ये तो बहुत परफेक्ट सिस्टम है। और मैंने कहा ना, यहाँ स्मेल नहीं होती। जो जम्मू में प्रॉब्लम आती है हमें, वो यहाँ नहीं आती, बिकॉज यहाँ इतना टेम्परेचर लो होता है, आप उसके ऊपर पानी मिट्टी डाल देते हो तो वो अपने आप ही 2-3 साल के बाद खाद बन जाती। दिस इज अवर फर्स्ट, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जहाँ पे ये ड्राई टॉयलेट है ना, इसको मेंटेन रखो, इसको प्रमोट करो। वो नहीं है। इशू ये होता है कि जब हमने एक सर्वे की, जब हमने सारे लोगों को पूछा, हमने ओयो एक कंपनी है उससे सर्वे करवाई विदाउट गिविंग हिम एनी मनी, तो हमने उसको कहा कि भाई अगर हम हमारे होम स्टे को कितना और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने पूछा होगा, बहुत सारे लोग हमारे पंजाबी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वहाँ से उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने बोला होगा कि यार हमें दिक्कत एक ही आ रही है, वो जो हमारे घरों में तो फ्लश की आदत है हमें, मतलब बच्चों को जो बचपन से आदत लगाएंगे वही लगेगी ना उनको, वो क्योंकि वो उनके लिए नई चीज़ हो जाएगी, हमारे लिए तो फैमिलियर है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर फ्लश टॉयलेट का अरेंजमेंट करो, जो विंटर, क्योंकि हम विंटर टूरिज्म भी बढ़ाना चाहते हैं ना, हम ये नहीं चाहते कि गर्मियों में लोग आएँ। तो गर्मियों में चलो फ्लश उन्होंने कर भी दिया, कोई इशू नहीं। विंटर में कोई नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि विंटर में तो इवन बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड घर भी होगा ना, उसको भी अल्टीमेटली बाल्टी में पानी रखना पड़ता है, यहाँ वो जम जाता है सब कुछ। तो हमने कहा कि विंटर फ्रेंडली अगर रखेंगे तो उससे हमारा राउंड द ईयर टूरिज्म चलता रहेगा। अब कुछ लोगों की डिमांड है, मतलब मान लीजिए जो हमारा पिछले दिनों पीक पे जब 5 लाख आया था, तो मोस्टली मुझे लगता है कि उनमें से जो 3.5 लाख तो ये होंगे जो नॉर्थ इंडिया के लोग होंगे, जो ये फ्लश वाला इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी शायद डिमांड होगी कि ये हमें अच्छा लगे अगर आप हमें फ्लश टॉयलेट दी, इसलिए हमने उसमें पार्ट है, बट इट्स ए वॉलंटरी। पिछले दिनों जब हमने कहा कि इसको बनाना है, बाकी हम दूसरा इंसेंटिव नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने बड़ी वो किया, एतराज़ किया कि भाई ये तो हमको ज़रूरत भी नहीं है, वो चाहिए भी नहीं, और लोगों को भी, अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंग्रेज़ों, बिकॉज वो भी ठंडे इलाके के लोग हैं ना, उनका भी कल्चर ऐसा ही है। वहाँ पे दे डोंट यूज़ वाटर आफ्टर गोइंग टू व्हाटएवर टॉयलेट, और वो उनका कल्चर है वहाँ पे दे यूज़ द टिश्यूज़। तो टिश्यू चाहे यूज़ करो, चाहे आप कोई और छोटी सी चीज़ यूज़ करो, कल्चर कॉमन है, बिकॉज दे आल्सो बिलोंग टू द सेम एरिया, आर्कटिक एरिया से आते हैं, सेमी आर्कटिक से, जहाँ पे ठंड होती है, तो वो कंफर्टेबल है। यूरोपियन को तो चाहिए ही नहीं, वो तो फ्लश इस्तेमाल करता ही नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। फॉरेनर से हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारी फॉरेनर की जो टूरिस्ट की परसेंटेज वो है कितनी, 5 लाख में से 35,000 होंगे, वो 40,000 होंगे वो। लेकिन जो हमारा बल्क टूरिस्ट आता है ना, उसकी ये डिमांड होती है। फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर देखो हर घर में एक ड्राई टॉयलेट तो होना ही होना है। ये तो होगा नहीं कि वो ड्राई टॉयलेट बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक तो उनको फर्टिलाइजर का लॉस होगा, दूसरा वो उनको सूट नहीं करता है, ठीक है ना, यहाँ के लोगों को नहीं सूट करता। तो ड्राई तो होना ही होना है हर घर में। पर हम कह रहे हैं कि अगर फ्लश का भी अगर आप अरेंजमेंट करते हैं तो टूरिस्ट जो बाहर से, पंजाब से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, वो कंफर्टेबल फील करता है। और जो आप कह रहे हो कि फ्लश, आजकल तो पानी को कंजर्व करने के लिए फ्लश के भी बड़े किस्म आई हैं, जो कि सिर्फ आधा लीटर, कोई लीटर, इस तरह का भी सिस्टम बना हुआ है। तो वो उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस घर में अगर पीने के लिए पानी, देखिए हम PHE वाले देते हैं गांव में 55 लीटर पर पर्सन, ठीक है। एक घर में 5 बंदे तो होंगे या 4 होंगे, 5 रख लो, तो 250 लीटर पानी आ गया। तो 250 लीटर तो कोई पीता नहीं ना, किचन में भी इतना इस्तेमाल नहीं होता है। इससे इस्तेमाल होता है कितना, अल्टीमेटली सारे मिला के पानी वानी खर्चा मिला के तो हो जाता होगा 250 में से 50 लीटर खर्च, 200 लीटर फ्री बचता है। कितने फ्लश कर लोगे आप? 2, 3, 4, 5 लीटर भी जाएगा, 5 बार करोगे 5 लीटर ही जाएगा 200 लीटर में से। सो इशू वो नहीं है, इशू ये है कि ये लोगों को कल्चरली किसी को कंफर्टेबल लगता है,
किसी को डिस्कम्फर्ट लगता है। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई डिस्कम्फर्ट के कारण कोई डिस्करेज ना हो जाए, छोड़ो यार होटल में रहते हैं वहाँ फ्लश भी होता है, क्या होम स्टे में रहना है। तो हम चाहते हैं कि रूरल टूरिज्म प्रमोट हो, ठीक है ना। या हो सकता है रूरल एरिया में ही किसी ने कोई होटल बनाया हो छोटा जिसके पास फ्लश हो, लोग कहेंगे ना उधर रहते हैं यार, इसके घर में क्या रहना, यहाँ तो बड़ी दिक्कत आती है। तो पर्पज़ वो था, ऐसा नहीं। सर जैसे आपने कहा कि अभी हाँ ये कारगिल से, हाँ यस, थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस था मेरा सर। बताइए। जिस तरह से आपने कहा कि लद्दाख के अंदर जो खासकर मेडिकल सेक्टर है उसमें बूस्ट देखने को मिल रहा है और मेडिकल कॉलेज की सेंक्शंस की बात करी सर, करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त काफी इश्यूज देखने को मिल रहा है, जिसमें खासकर जो स्टाफ की अशद कमी देखने को मिल रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, फिजिशियन की बात करें, तो इससे पेशेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ओवरऑल हमारे अपडेट के हिसाब से वहाँ पे जो स्टाफ की कमी है, तो इसके ऊपर कैसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली कई सारे प्रोटेस्ट भी देखा गया यहाँ की महिलाओं का। नहीं, यू आर वेरी राइट। देखिए इस वक्त यू आर इसहाक ना, इसहाक आई शेयर इट विद एवरीवन, मेडिकल ऑफिसर इज़ द बैकबोन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। ये तो शुक्र करो भगवान ने हमें एनएचएम दिया हुआ है, तो एनएचएम में हमने किसी भी किस्म का डॉक्टर लगाया, एमबीबीएस भी लगाया है, आयुर्वेद वाला भी लगाया है, होम्योपैथी वाला भी लगाया हुआ है। वो बेचारे सब्स्टिट्यूट बन गए हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो मतलब वो समझ लो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए वो बेसिकली देवर द गैप फिलिंग के लिए हमने एनएचएम बनाया था कंट्री में, कि जहाँ पे गैप फिलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे एनएचएम होगा। लेकिन एनएचएम रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट तो नहीं ना है। रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट की बैकबोन है मेडिकल ऑफिसर। इसाक स्पोक अबाउट द कंसल्टेंट्स, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। मेडिकल ऑफिसर की हमारी 175 पोस्ट हैं, सेंक्शनड हैं लद्दाख के लिए, 125 खाली हैं। तो व्हाट परसेंटेज इज खाली? 72%. And we are not able to do the direct recruitment. See, this is the crisis. That's what I say. इस वक्त उन बच्चों की ही ज़रूरत नहीं है रिक्रूटमेंट की जिन्होंने एमबीबीएस की है। इधर तो डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ गई है, डिपार्टमेंट बंद होने वाला हो गया। 175 जिसकी पोस्टें हों और जिसमें से 125 खाली हों, वो डिपार्टमेंट कैसे चल सकता है? ये तो भगवान का शुक्र है कि एनएचएम है, वो चलो कहीं बेचारे, बट दे आर जस्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर नॉट रेगुलर डिपार्टमेंट। आप टीचर्स की बात करो, 350 के करीब या कितने एग्जैक्ट फिगर नहीं, हमारे लेक्चरार्स हैं, 120 खाली हैं, 250 या 300 के करीब है फिगर एग्जैक्टली, मैं आपको डिपार्टमेंट से लेके देता हूँ। 120 लेक्चरार नहीं है। वो कैसे चल रहे हैं हमारे हाई स्कूल, कैसे चल रही है हमारे हाई सेकेंडरियाँ, कैसे चल रही हैं? मतलब मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वहाँ तो एनएचएम भी नहीं है। चलो समग्र शिक्षा में कुछ होगा ABCD, बट दैट इज़ जस्ट ए गैप फिलिंग। जो आदमी टेम्प्रेरी है वो उस मेहनत से थोड़े या उससे आप इतनी कमिटमेंट थोड़े ले सकते हो। तो इसीलिए रेगुलर रिक्रूटमेंट ऑफ गस्टेड पोस्ट हैज़ बिकम नेसेसिटी बोथ ऑफ द यूथ एज वेल ऑफ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। जब से ये 3200 बंदे लगे ना, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ क्योंकि अब मुझे कोई कमी नहीं है नॉन गस्टेड की। हर जगह बच्चे भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, कोई इशू नहीं। अब उनको ट्रेन करना है, वो आस्ते आस्ते पिकअप कर रहे हैं। नए लड़के हैं, किसी को अभी कोई लीगल असिस्टेंट लगा था, उसको भी तो 1 साल लगेगा सीखने में, कैसे किताब, कैसे ऑर्डर बनाना है, कैसे वो काम करना है। मगर बंदे तो हैं हमारे पास जितने भी हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट है, सारी पोस्टें भर गए, 70 80 90 आ गए, फर्स्ट क्लास अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करके आएंगे, काम करेंगे। उसी तरह प्लानिंग असिस्टेंट्स, मतलब नॉन गस्टेड में हम कंफर्टेबल हो गए, पूरे कंफर्टेबल हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना पब्लिक। गस्टेड में तो वी आर, हर साल बंदे रिटायर तो हो रहे हैं। आज की डेट में हमको डायरेक्टर नहीं मिलता हेल्थ सर्विसेज का। ये तो जिसको हमने लगाया ना, वो ज़बरदस्ती का लगाया उसको हमने। वो तो कहता है मैंने बनना ही नहीं है, वो लिख के दे दी। मैंने कहा बनना नहीं तूने तो किसको बनाना? मैंने कहा ज़बरदस्ती। मैंने कहा नौकरी छोड़ दो। वो बेचारा ज़बरदस्ती का हमने डायरेक्टर बना के, वो है ही नहीं अफसर। कल को मैं सोच रहा हूँ वो रिटायर हो जाएगा, वो किसको बनाएंगे? MD NHM का चार्ज हमने दे के रखा है एक IAS ऑफिसर को, जो कि 2006 बैच का है। So it has become a necessity. Direct recruitment or filling the gazetted post has become necessity of UT administration. वो लोग कहते हैं जी यूथ, मैंने कहा यूथ तो है ही है। यूथ को तो जो बच्चा MBBS करके बैठा वो तो बेचारा परेशान है ही है, लेकिन हमारी अपनी ज़रूरत भी, हमारे डिपार्टमेंट खाली हो रहे हैं। तो इसलिए ये बात जो आप कह रहे हो ना कि अब कैसे डील करें, शुक्र करो कंसल्टेंट में हम कंफर्टेबल हैं। कंसल्टेंट में इसहाक अवर वैकेंसी इज अराउंड 32%, नॉट 72%। तो लद्दाख में वहाँ पर क्या इशू हुआ था कि जो हमने लोग प्रमोट किए कुछ, अगर आप उससे लिंक कर रहे हो, तो उसमें क्या हुआ कि लद्दाख से हमने 2 बंदे रेगुलर पोस्ट रिक्रूट किए, सीनियर कंसल्टेंट। अब वो ले के रहने वाले हैं, वो करगिल जाना नहीं चाहते। फिर जो करगिल में हमने आर्थो का था या आई का डॉक्टर था, वो वहाँ किया था, वो आया नहीं,
ठीक है ना, तो हम भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि अब करगिल का है वो, यहाँ अगर यहाँ काम चल रहा है हमारा, क्यों हम करगिल को ज़बरदस्ती यहाँ लाएंगे। तो उसको भी हमने नहीं लाया। ये जो 2 नए हमने रिक्रूट किए, सॉरी प्रमोट किए, ये कहने लगे जब वो नहीं आया था तो हम भी नहीं जाएंगे। अब हमने क्या तरीका निकाला इसका कि देखो भाई, जहाँ तो रेगुलर पोस्ट डीपीसी हुई है वो तो जाना ही पड़ेगा, यू फोरगो दिस प्रमोशन। हमने उनको ऑफर दिया कि अब आप ये रेगुलर प्रमोशन फोरगो कर दो, हम आपको ऐसे ही सीनियर कंसल्टेंट बोलेंगे। हम कहेंगे जब की सर्विस 12 साल हो गई, इसको कंसल्टेंट नहीं बोलना है, इसका नाम हो जाएगा सीनियर कंसल्टेंट। तो तनख्वाह तो उनको पहले ही मिलती है, जो प्रमोट हो गए जाना उससे ज़्यादा मिलती है उनकी एज ए कंसल्टेंट, वो भी एग्री कर गए हैं। अब हम उनसे ले रहे हैं कि भाई आप अपनी रेगुलर प्रमोशन फोरगो करो, बिकॉज हो सकता है अगला बच्चा जो आए वो करगिल का ही हो, तो वो करगिल में ही एडजस्ट हो जाए। तो पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू मूव फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर ऑल्सो ना, और हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई अनविलिंग बंदा भेज जाए जो वहाँ बैठे ना, हर बहाने निकाल के वापस आ जाए। तो कंसल्टेंट का भी हमारे काफ़ी वैकेंसीज हैं, मेरे ख्याल में 32% मैंने बोला है। तो जैसे ये रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो जाएंगी, डीपीसी हम रेगुलर कर रहे हैं, ऑफिशिएटिंग प्रमोशन हमने सबको दी है, तो वी होप दैट कुछ वहाँ कमी ज़रूर है, क्योंकि कारगिल की और लेह में हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कारगिल इज़ ए 100 बेडेड सेंक्शनड हॉस्पिटल, लेह इज़ ए 150 सेंक्शन बेडेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट का नंबर, मिकदार स्टाफ की ज़्यादा है कारगिल से, बिकॉज कारगिल बाद में बना, ये पुराना अस्पताल है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा थोड़े से ज़्यादा रहेंगे कारगिल में। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, इसको बहुत सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे अब, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कारगिल के लिए हम 200 बेड का प्रपोजल बना रहे हैं कि इसको आप 200 बेड का स्टाफ सेंक्शन कर दो, वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है और उम्मीद भी ये है कि आने वाले टाइम में क्या पता कारगिल भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा उसको नेक्स्ट स्कीम में मिल जाए, क्योंकि लास्ट स्कीम जो है 2019 में खत्म हो गई है, तो नई स्कीम भी तो आएगी। तो वो जब होगा तो तब हमारा ओवरऑल जो कंसल्टेंट का नंबर है कारगिल में, जो इस वक्त कमी है, वो पूरी हो जाएगी। सर इससे पहले 2 to 3 टाइम्स अनाउंसमेंट भी हुआ था करगिल हॉस्पिटल के जो बेड एक्सटेंशन को लेके, और 300 बेड एक्सटेंशन को लेके अनाउंसमेंट भी पिछले एजी के द्वारा भी किया गया था, और अभी नए एजी के द्वारा भी एश्योरेंस दिया गया था कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा बेड एक्सटेंशन को, क्योंकि इस वक्त जो 100 बेड के अंदर कंजस्टेड, क्योंकि जो नॉर्म्स है हॉस्पिटल के नॉर्म्स के हिसाब से बेडिंग का जो स्पेस है वो दिखाई नहीं देता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था ना, जो कारगिल टाउन में था, उसमें 100 बेड थे। जो हम नए आए हैं ना, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इशू नहीं है। मतलब आप कहो कि हमने ज़्यादा हमने वार्ड्स बनाने हैं, ज़्यादा बेड डालने हैं, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दैट इज़ अ मनी, दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप हॉल बना दो, उसमें 50 बेड एडिशन लगा दो, दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, बिकॉज दैट वी हैव बीन डूइंग। वो तो ये कह रहे थे कि इसको 300 बेड लगाओ, मैंने कहा 300 बेड अगर आप लगाओगे तो बेड के ऊपर अगर आदमी होगा उसके पास नर्स भी तो जानी चाहिए ना, उसको ड्रिप लगाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो यू कैनॉट गो ऑन क्रिएटिंग बेड्स व्हेन देयर इज नो नर्स टू लुक आफ्टर द पीपल, बिकॉज नर्स तो सिर्फ 100 के लिए है ना, डॉक्टर भी 100 के लिए है। तो वो बेचारे जो 50 आदमी हैं इस वक्त, तो डॉक्टर कोप कर लेता है, वो कहता है चलो जहाँ मुझे एक बंदा मेरे हिस्से 10 आ रहे थे, मैं 15 कर लूँगा। लेकिन कितने लेवल तक कर पाएगा? अगर आप उसको डबल कर दोगे, फिर ट्रिपल कर दोगे, तो वही हम कह रहे थे कि इसको आप 200 तक रखो। अभी ये स्टाफ 200 तक हैंडल कर सकता है, चाहे हम उसमें थोड़ा सा टेम्परेरी भी ला लें, आउटसोर्सिंग भी कर लें, 300 सर्वाइवल नहीं होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए हमारा बेड लगाना या वार्ड खुले बना के वो इशू ही नहीं है। वो तो आप जितने मर्जी बिल्डिंग बना लो, जितने मर्जी बेड लगा लो, मशीनें ले लो, वो कोई इशू नहीं है। इशू है कि मशीनें चलाने वाला, डॉक्टर सेवा करने वाला, उसको देखने वाला जो स्टाफ है वो नहीं है। तो स्टाफ 100 का ही सेंक्शन है, इसलिए हम बड़े कैलकुलेटेड मैनर से जा रहे हैं कि उतना ही हम उसको एक्सपैंड करें जितना हमारा स्टाफ उसको केटर कर सकता है। जब स्टाफ बढ़ जाएगा तो उसको और बेड लगा देंगे। वहाँ इतनी खुली जगह है नए अस्पताल में, वहाँ तो आप 300 क्या, वहाँ 400 का भी बेड बना सकते हो। सर आपने बहुत सारे चैनल्स का विजिट किया, मुख्तलिफ चैनल्स का विजिट किया नए, तो नमकीला और फोटोला चैनल के बारे में कुछ? हाँ बिल्कुल, ये भी है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये बेसिकली नमेगला फोतुला का मैंने जान के नहीं इसमें लिखा, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। वो उसका काम जो है वो नेशनल हाईवे खुद कर रहा है, और वो भी एक मतलब जिसको कहते हैं ना कंसेप्शन स्टेज के ऊपर है कि हम नामिकला को भी नीचे से निकालेंगे और फोतुला को भी कर, दैट इज ऑल्सो देयर। सर सर्विस प्रोविजन मतलब पे करके आप में क्या ऑफ वेदर आइस हॉकी रिंग का एक क्या? जो है इससे पहले काम चल रहा था, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, आइस हॉकी रिंक जो है कारगिल में हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, बिकॉज हमारे को ये लगा कि जो
अंदर रिंक जो है वो तो ठीक है, लेकिन रिंक में जो बैठने की जगह है, जो जो लोग बैठते हैं वो थोड़ा कंजेस्टेड है और लोग गिर सकते हैं, रिंग के ऊपर प्रेशर आता है, तो हम उसको वाइड कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बना रहे हैं। दूसरा, कारगिल के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों को ने बहुत अच्छा किया, कारगिल वालों ने 500 कनाल ज़मीन जो है वो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई करके दे दी है, और उस 500 कनाल ज़मीन के ऊपर हम एक पूरा बाज़ाफ्ता प्लान तरीके से 1 बाय 1 करके एक पूरा स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कि हमारे बजट के हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास पैसे होते रहेंगे, हम पहले ये वाली फैसिलिटी बनाएंगे। मान लीजिए पहले बैडमिंटन कोर्ट्स बन गए, उसके बाद होता वॉलीबॉल कोर्ट बनाएं, उसके बाद ऐसा करें, लेकिन वो इलाके का पूरा मास्टर प्लान जो है वो हम बना रहे हैं। और उस मास्टर प्लान में आज की डेट में ये है कि जब ये आई थी SAI की जो ऑफिसर आई थी वो हमारे पास, वो कहने लगी, तो मैंने कहा आप हमें कंसल्टेंसी दो, 500 कनाल ज़मीन आपको दे दी, उसके हमने कागज़ मंगा लिए, कागज़ आप हैं हमारे पास ठीक ठाक है, ज़मीन भी है। अब हमने कहा कि इस 500 कनाल के ऊपर कहाँ क्या होगा आप हमें बना के बताओ। अब वो SIA वाले कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आप हमें इतने पैसे कंसल्टेंसी दो। तो हमने कहा भाई कितने पैसे आपको चाहिए बताओ ना कितने, क्योंकि कंसल्टेंसी इज़ ए परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब वो प्रोजेक्ट कॉस्ट कहते हैं हमें पता नहीं है इस वक्त कितनी है। मैंने कहा फिर आप एक रफ बताओ कि आपको मास्टर प्लान के लिए कितना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिविल में भी किसी आदमी को, लोकल लड़का अगर कोई आर्किटेक्ट है, मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ कि लद्दाख के जो लोकल आर्किटेक्ट्स, आई हैव फाउंड देम मच बेटर, दे थिंक मच बेटर, उनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड अच्छा होता है, वो चीज़ बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं। तो अगर वहाँ पे भी कोई लड़के ऐसे हैं, मैंने सिटी साहब को कहा है, उनको बुलाओ, उनको ज़मीन दिखाओ, उनको बोलो कि आप कंसीव करो। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है, देखो आइडियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, उन्हीं को बोलो कि ये बनाएं। फिर जब एक बार हमें पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे बैडमिंटन हॉल बनाना है, यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट बनाना है, यहाँ स्क्वाश कोर्ट बनाना है, या जो भी और गेम्स बनानी है, जब एक बार जगह फिक्स होगी मास्टर प्लान में, फिर उस जगह का क्या DPR होगा वो तो एक अलग चीज़ है, वो हम बना देंगे। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आपने बताया, मगर सर्विस प्रोविजन पे आप क्या कहेंगे सर? जैसे रिसेंटली SNM हॉस्पिटल में एक एलिगेशन हुआ था कि न्यूनेटल डेथ का, और फैमिली का एलिगेशन भी आया था सर, उसका एक कमेटी भी फॉर्म किया गया था, इंटरनल और स्टेट कमेटी। फिर अभी इट्स बीन 1 मंथ नाउ, तो उस पर कोई कॉन्क्रीट नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं सर, लोग पे बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, दो देयर आर नो फॉर्मल कंप्लेंट, बट इन सोशल मीडिया इट इज गोइंग ऑन सर। आप उस पर क्या कहेंगे सर? You have brought it to my knowledge. Sincerely, I was not aware of that, because I have handled this department in J&K also for pretty 2.5 years, and I have handled this department here. I can guarantee you, the SNM hospital and the Kargil hospital, if you rate them on the district hospital of the country, they are the best. मैं आपको the best कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कि अगर कोई ऐसा एलिगेशन है, तो वी विल डेफिनेटली इंक्वायर इनटू इट। बट आई कैन टेल यू, मेरा एक ऑफिसर, ये हमारे फ्रैंकलिन साहब, ये बीमार हो गए बहुत, इनका एक लंग जो है ना वो पानी भर गया उसमें, तो ही कुड नॉट ब्रीथ, तो ये कुछ दिन तो घर में ही रहे, फिर वो अस्पताल में चले गए। हॉस्पिटल में मेडिकल आर्मी के डॉक्टर्स आए, वो कहने लगे जनाब बहुत सीरियस मसला है। मैंने कहा आवर डॉक्टर्स कैन हैंडल इट। 3 days ही अप्रूव्ड एंड ही इज़ गुड। सो आज की डेट में भी हमारे डॉक्टर्स बहुत डेडिकेटेड हैं। जो भी बंदा बाहर का आता है वो कहता है जनाब आपका जो आज सुबह हमारे जो कैबिनेट रैंक के हैं वाइस चेयरमैन नीति आयोग, वो यहाँ 2 दिन रहे, वो आर्मी हॉस्पिटल में 2 रातें रहे, कुछ दिन हमारे पास रहे, मगर हमारा स्टाफ उनके साथ था। जाते वक्त वो HLG को बोल गए कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दीज एंजल्स हु हैव लुक्ड आफ्टर मी। जितने भी लोग यहाँ आए, मेरे यहाँ पे प्रमोद जैन जी आए, जो तो उनको भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल नहीं गए, कहते यार तुम्हारे नर्सेज इतनी अच्छी हैं, तुम्हारा हॉस्पिटल इतना अच्छा है। तो हमारा स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है, दैट कैन आई टेल यू। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आप हमारी नोटिस में लाइए, वी विल डेफिनेटली लुक इट। रिसेंटली आपने जो कोचिंग केस हुआ आपके संज्ञान में है, तो उस पे क्या कहेंगे सर? क्योंकि काफी पिछले जो बीते हुए सालों में कोचिंग केसेस हुआ, रिसेंटली तो सब कुछ जिस तरह से हमने सुना, सबूत भी मिला, सब कुछ मिला। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लद्दाख का इतना जो एक मतलब यहाँ का कल्चर है ना, वो है कि यहाँ पे एवरीबडी इज़ फियरलेस। men when I say it includes mankind, womankind, whatever humankind, and the wildlife. Everybody is fearless here. जंगलों में इतने झुंड जानवरों के मैंने तो नहीं कहीं देखे, ना दिखते हैं, सिवाय आर्टिफिशियली जब आप किसी कान्हा नेशनल पार्क में जाते हो या कहाँ जाते हो, वहाँ वो हिरनों के झुंड आपको दिखते हैं। यहाँ ट्रू जंगलों में
झुंडों के झुंड दिखते हैं आपको और गाँव के पास होते हैं वो। दिस मीन्स दैट देयर इज़ ए कल्चर ऑफ फेयरलेसनेस, एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं, उनको हंटिंग का डर नहीं होता है। ये एबरेशंस हैं, दीज आर एबरेशंस। मेरे यहाँ के 4.5 साल के स्टे में मैंने सिर्फ 2 कंप्लेंट्स सुनी है। एक मैंने पहले सुनी थी, उसमें ये कन्फ्यूजन था कि क्या वो पुलिस वाला था या क्या वो आर्मी वाला था। वो बड़ा उसका शोर हुआ, मगर उसमें रिकवरी हमें कुछ मिली नहीं, तो रिकवरी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा एक और एलिगेशन हुआ, किसी सिटीज़न ने कहीं कुछ वैसा इंसिडेंट हुआ, उसमें भी मिला कुछ नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी ट्रीटेड एज ए फॉल्स इन्फॉर्मेशन। This time, for the first time, when this information we received that a ibex कहते हैं ना उसको, वो ibex was hit, तो वो रिकवर हो गया। मतलब मतलब क्या, मतलब वो हमें जानवर जख्मी मिल गया जिसके दोनों आगे, जो आगे 4 लेग्स थी वो दोनों हिट थी, डैमेज थी। एनिमल रिकवर हो गया। एनिमल जब रिकवर हुआ तो कुदरती जो वो जिन लोगों ने वो हंटिंग की थी वो भी आइडेंटिफाई हो गए। Police and wildlife, at the night everybody moved, they recovered the weapon, it was a licensed weapon। जब रिकवर किया वेपन, फिर उसके घर की तलाशी हुई, वहाँ पे दे रिकवर्ड मटन, मीट ऑफ द some other animals also। No, we cannot tell because we have sent it to the forensic lab in the देहरादून। अब वही बताएंगे देहरादून वाले कि ये क्या लैम का है या किसी वाइल्ड लाइफ का है। It has been confiscated and sent there। People are in the custody, they are arrested। First they remained with us for wildlife, then we have got the judicial custody from the court। Now we have even been able to recover the bullet। मतलब आप इतने जंगल में बुलेट ढूंढना कोई आसान काम है। 3 दिन पुलिस वाले लगे रहे और उन्होंने फाइनली दे रिकवर्ड द बुलेट विच वॉज फायर्ड। सो टू माई माइंड आई हैव सेड दैट दिस इज ए चैलेंज टू होल लद्दाख, बिकॉज हियर वी हैव ए कल्चर ऑफ फियरलेसनेस ऑफ एनिमल्स। वो हमें किसी भी कीमत पे 1-2 आदमी जो हैं वो उसको ख़राब अगर करना चाहते हैं, वो नहीं हम होने देंगे किसी का। और आई एम टोल्ड दैट, अब मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे, मगर दे आर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मतलब कोई आम आदमी करे समझ में आता भी है। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज सपोज टू एजुकेटेड, सपोज टू नो सम लॉ। आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर आप किसी जानवर को नहीं मार सकते भाई। कोई वाइल्ड लाइफ को आप किल कर ही नहीं सकते। 7 years पनिशमेंट है, 7 years का जेल। दिस मीन्स इट्स ए वेरी हीनस क्राइम। तो इसलिए हमने वो कवर किया हुआ है। वी आर फॉलोइंग इट अप एंड वी विल मेक इट श्योर दैट द गिल्टी हु आर इन्वॉल्व इन दिस केस आर ब्रॉट टू जस्टिस। बिकॉज ये हमारे सारे एनिमल्स किंगडम जो है, ये जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं लद्दाखी, राइट फ्रॉम द्रास अप टू चांगथांग, मैंने कहीं से मुझे एक आवाज़ भी नहीं आई या एक मतलब इशारा भी नहीं आया कि भाई ये आदमी जो थे, जिस तरह अदरवाइज होता है ना, कोई आदमी पकड़ा जाता है 100 सिफारिशें आ जाती हैं, जनाब बड़ा इनोसेंट आदमी, किसी की नहीं। मतलब अब 10 दिन होने लगे, 7-8 दिन होने लगे, एक बंदे ने मुझे नहीं फ़ोन किया कि जनाब ये कौन है, क्रिमिनल है किसी ने। सर नो बडी इज़ विद देम, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, आई एम टेलिंग। सर देयर आर फ्यू थिंग्स जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो रैलीज आपने देखे होंगे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के डिबेट्स में भी काफ़ी कुछ चर्चे होते हैं। एक तो सर जिस तरह से हिसाब से आपने अभी रेशियो निकाला, जहाँ ये बताया गया कि लद्दाख में गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले ज़्यादा हैं, फिर भी कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी भी ये कहा जाता है कि मैन पावर की कमी की वजह से काम नहीं हो पाता है। दूसरा सर, बच्चों को हर वक्त कोई भी एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी SBI का रहा, उनको बाहर जाना पड़ता है, आपको भी पता है कि इट्स बहुत एक्सपेंसिव ये। तीसरा सर, ये भी कहा गया कि बच्चे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाते हैं या आप तक नहीं पहुंच पाते होंगे, क्योंकि ये बताया जाता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के और उनको धमकी दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ों पे जैसे रिक्रूटमेंट का है, वो खुल के इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि बहुत बारी काउंसिल जब काउंसलर से या काउंसिल से पूछते हैं धमकी के बारे में, तो उन्होंने ये कहा अभी हमारे नोटिस में नहीं आया है, तो अगर धमकी इस तरह दिए जाते हैं तो हमारे नोटिस में लाए। तो कुछ इन चीज़ों पे हम क्लैरिफाई करेंगे। सर एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी डिस्कशन करते नजर आए हैं, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा जब उनका यहाँ विजिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने खुद ही जेड सिक्योरिटी दिया है इस बार उनको, पर जब वो लद्दाख आते हैं तो यूटी से कोई उनको रिसेप्शन नहीं देते। ये कुछ देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नॉट टू टॉक ऑफ ह्यूमन काइंड, एवरीबडी इज फियरलेस इन लद्दाख। सो ये तो मेरे लिए आप कह रहे कि लोग डर रहे हैं बोलने में, आई कैन एश्योर यू
लेट देम बी फियरलेस। देखो फियरलेसनेस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। इन दुनिया में फियरलेसनेस के लिए तो मतलब फ्रीडम के लिए तो दुनिया लड़ती है ना, तो किसको ये मनाही है कि वो अपनी बात जो है जेन्युइन ना कहे। यू माई बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ HLG एज फार एज दिस I can talk on behalf of my team. Let everybody be fearless. They can say anything. They can go anywhere. They can criticize anything. I assure you, not. I would rather be happy people if they, because जब आप कोई बात करेंगे ना, हो सकता है वो गलत हो। जब आप करेंगे ही नहीं तो आप गलत को सच मानेंगे ना। फिर आपने बोल दी कोई बात, आपने बोल दी कि जनाब यहाँ तो जहाज उड़ रहे हैं, फिर अगर आप बोलते ही नहीं तो आप दिल में रखते हैं ना कि जहाज उड़ रहे हैं यहाँ पे। फिर जब आपको सच्चाई का पता लगा तो आपको कम से कम इतना तो इल्म हुआ कि नहीं जहाज नहीं उड़ रहे, पतंगे ही उड़ रही हैं। मतलब सी अनलेस यू एक्सप्रेस, इट मे बी फॉल्स, इट मे बी रॉन्ग। इफ यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड योर माइंड, ओनली देन यू somebody will say that no, sorry sir, this is not correct. Then you will come to know that I was partly correct, I was partly incorrect. So everybody has every freedom. This country assures you only one thing, freedom of speech. So I don't think anybody should have that problem. And if anybody can tell me, I am declaring you, I am the head of the administration here, and I am the Home Secretary also. If anybody tells you somebody is threatening you, tell me. Then I will show him what the law is. He will face the consequences for actually intimidating a lawful citizen. ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। फेयरलेस होना चाहिए, बच्चों को तो फेयरलेस होना चाहिए। हमारी तो सबसे बड़ी इस नेशन की स्ट्रेंथ ही हमारी फेयरलेसनेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मेरा क्वेश्चन है सर कि हमारे लद्दाख में रूरल हो या अर्बन हो, हर जगह पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सर। हाँ, तो इससे काफी लद्दाख का भी नाम, तो क्योंकि बाहर से जो भी आते हैं कि हर जगह लाइट प्रोवाइड होते हैं सर। तो यहाँ पर 50% जो है अभी स्ट्रीट लाइट जो है, खासकर सोलर लाइट, वो सब बंद पड़े हैं सर। तो इसके लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं सर? you have brought a good thing to my notice. We'll take action. हाउसिंग का मतलब इसके अंदर सिटी के अंदर, अच्छा, बाकी रूरल गांव में भी अच्छा ठीक है, ठीक है, we'll just definitely look into this. सर टूरिज्म ने क्लेम किया है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टूरिज्म, लद्दाख टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये अभी हाल फिलहाल में हमने 2 इवेंट्स पार्टिसिपेट किया था, एक तो OTA मुंबई में और एक साटे जो हमारा इवेंट था दिल्ली में उसके अंदर। और अभी हमारी स्टेक होल्डर से कम 3 राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है। तो इस साल का भी हमने 6 इवेंट्स फाइनलाइज कर लिए हैं जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो था बेसिकली जो मिस कम्युनिकेशन बीच में था, ये इस तरह की बातें थी, पर वो हमने स्टेक होल्डर के साथ बैठ के रिजोल्व कर लिया उसको। वी वांट, बिकॉज हमारा जो 40-70% जो इनकम है ना हमारी, वो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। मतलब वी कांट सर्वाइव विदाउट टूरिज्म। सो टूरिज्म को इसलिए 13 मार्च को HLG साहब ने सारे टूरिज्म ऑपरेटर को बुलाया है, जितने भी स्टेक होल्डर थे। उसके बाद मुझे स्पेशली कह के गए कि आप 10 मिनट 10 दिन के बाद फिर दोबारा उनसे जो है बातचीं करेंगे। इसके बाद आप फिर दोबारा आप भी उनसे बात करो। और उनको मैंने ओपन कहा हुआ है, चाहे वो एल्टोवा हो। तब जो मैंने जो पॉइंट आपको बताया ना कि फॉरेनर्स को दिक्कत आ रही है, ये भी उन्होंने हमें बताया कि हमें ये दिक्कत आ रही है। तो वी आर सॉर्टिंग इट आउट ऑल्सो। वी आर वेरी प्रोएक्टिव एज वेल एज प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इज कंसर्न, क्योंकि हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है ज़्यादा, कोई मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है ही नहीं। तो इसीलिए टूरिज्म को प्रमोट करना हमारा काम है। अब हाउ डू वी मेक इट अट्रैक्टिव इज व्हाट वी से दैट वी प्रमोट द टूरिज्म। लोग यहाँ आए, वो हम कहते हैं कि ये वुमेन के लिए सबसे सेफेस्ट जगह है कंट्री के अंदर, और यहाँ वुमेन ज़्यादा आती हैं मेल के मुकाबले। इफ़ यू टेक द ओवरऑल एवरेज, दिस हैज़ बीन ब्रॉट टू माई नोटिस बाई द टूरिज्म पीपल ओनली। वी डिडंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज और थिंग इन अवर माइंड कि यहाँ औरतें ज़्यादा आती हैं, वुमेन ज़्यादा आती हैं मेन से एज ए टूरिस्ट। तो इफ़ दैट इज, वी विल एनकैश ऑन दैट दिस इज द सेफेस्ट प्लेस, यू नो। दैट इज व्हाट आई से, फियरलेसनेस इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ लद्दाख। मतलब यहाँ चाहे वो आप फियरलेसनेस इन द शेप ऑफ ये कहिए कि अगर औरतें लेडी आराम से आ सकती है, जा सकती है विदाउट एनी इंटिमिडेशन, और या वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में फियरलेसनेस है। दिस इज ए प्लेस वेयर एवरीबडी मस्ट बी फियरलेस एंड वी हैव टू एंश्योर कि लोग आएँ, वेलकम करें। हम लोग यहाँ के हर आदमी आना चाहता है। कुछ लोग बेचारे ये होते हैं, यहाँ देखो लद्दाख का क्या इशू है। आज हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के एक वाइस चेयरमैन नीति आयोग आए, पर वो कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे 2 दिन एक्लेमेटाइज करना पड़े, पर कहते मुझे 7 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, मैं क्या करूँ। कहता मुझे बड़ी मुश्किल से 4 दिन की मिली। अब 4 दिन में अगर मुझे 2 दिन बैठना है तो फिर मैं 1 दिन ही हुआ ना, फिर अगले दिन वापस जाना है।
तो इसलिए हमारे लद्दाख में ये एक लिमिटेशन है कि हम ऐसी जगह पे भी रहते हैं जहाँ पे हर आदमी जो है वो फ्रीली नहीं आ सकता। यहाँ लोग आते हैं तो दिल में ये सोच के आते हैं कि पता नहीं अब उतरेंगे तो कहीं हम ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए लद्दाख बहुत ही एक सेंसिटिव टूरिज्म भी है, क्योंकि हमारी जगह ऐसी है कि हर आदमी को एकदम सूट नहीं करेगी। अगर हमारे यहाँ 1000 आदमी आते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 950 ही बिल्कुल फिट हो, 50 क्या पता प्रॉब्लम भी हो। हमारे यहाँ ऐसे इंसिडेंट भी हुए, आपने देखा है कि यंग लेडी 35 ईयर्स ओल्ड, शी ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। द मोमेंट शी लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट के बाद 2 दिन के बाद शी कोलैप्स्ड, बिकॉज यहाँ कोई इतना टेम्परेचर अल्टीट्यूड हाई होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पीपल जो है दे हैव टू एटलीस्ट स्टे हियर फॉर 2 days ओनली इन लेह टू एक्लेमेटाइज। तो इसलिए आने वाले दिनों में क्या एग्जाम सेंटर्स हम देख सकते हैं, क्योंकि ताकि बाहर बच्चों को इस समय जो है बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा सर एक और सवाल करूँगी, लद्दाख में इस टाइम ड्रग्स के बहुत इश्यूज हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो है वो कहीं पार्क में होते हैं या कोई आइसोलेटेड जगह पे होते हैं। ड्रग्स का काफ़ी कुछ, और हेरोइन भी जो है अभी लद्दाख में बरामद किया है, तो उस पर किस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं? देखिए, दिस इज़ आई थिंक आई विश दैट DGP वुड हैव बीन हियर, बट मैं आपको एक बात साफ बताता हूँ कि दिस इज़ रियली अ चैलेंज, बिकॉज लद्दाख जो है पहले हम सोचते थे कि ऐसा यहाँ नहीं है, मगर नहीं, वी आर वल्नरेबल because we have some route people coming from the valley side also, and we also fall on the route which comes from the Himachal side also. So in Himachal also there are certain spots where these things are happening. So naturally जब movement होगा तो हम अछूते नहीं रह सकते हैं। तो जाहिर बात है इसमें हमने तो अब प्रिवेंशन क्या है कि ये तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है उसके ऊपर हमारा काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो है। अब हेरोइन कोई अगर आई है, देखते हैं कहाँ से आई है, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है। होम मिनिस्टर साहब ने तो सबसे जो उनका मेन हमको ये इंस्ट्रक्शन हमेशा रहता है कि ड्रग्स से हमारी कुछ स्टेट्स ही तबाह हो गई हैं, तो ड्रग्स जो हैं वो यूथ को इनकेपेसिटेट करती हैं, और हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजिक मूव भी हो किसी का, आपके यूथ को ख़राब करना। तो इसलिए वी आर वेरी सेंसिटिव टू दिस। तो वहाँ से जो भी ये जो रूट है इसके ऊपर एक्स्ट्रा विजिलेंस जो हो, जो लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ अंदर भी विजिलेंस हो, शहर के अंदर भी कोई ऐसा चीज़ ना हो। तो आई थिंक वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। अब उसमें क्या स्पेसिफिक हमने एक्शन लिए हुए हैं दैट DGP साहब वुड हैव टोल्ड यू, बट एज फार एज ए जनरल थिंग इज कंसर्न दैट इट इज़ ए चैलेंज एंड वी आर अवेयर ऑफ इट। हमने तो अभी ये भी बना दिया था, यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर लेह में बन गया है, कारगिल में भी हम उसको मतलब वहाँ भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो चलो वो तो हो गया ना, जब नुकसान हो गया उसके बाद की बात है, तो रिहेबिलिटेशन की बात है, लेकिन नुकसान हो ही क्यों अगर अवेलेबिलिटी। इसलिए यूथ का भी जो आप कह रहे हैं ना कि यूथ सर्विसेज में भी आइस रिंक बनाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट करना, स्टेडियम बनाना, हर गांव में कोशिश करना कि एक आइस रिंक हो जाए, एक क्रिकेट ग्राउंड हो जाए, एक फुटबॉल ग्राउंड हो जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा इस तरफ चले जाए। वैसे तो ये छोटी लेवल के ऊपर अगर अब मैं कहूँ तो हमारे यहाँ एक यहाँ पे एक चीज़ बिकती थी कुछ दिनों पहले, चुस्की या क्या नाम था उसका, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ए पाउच, लिप, कूल लिप, सो कूल लिप था। तो आई होप इट इज बंद नाउ। But sir, we find them many in the football ground. So thanks for the input. Now we will go after that also, because वो कूल लिप हमने बैन करवाया था DC साहब से, तो we will again concentrate ourselves on focus on that. सर मेरा मेरा एक पानी के ऊपर सवाल है सर, ये जल जीवन मिशन के ऊपर एक अपडेट चाहिए सर, क्योंकि ये जो रूरल में बहुत सारे रूरल एरिया में ये फेल्ड प्रोजेक्ट दिख रहा है सर, ये नहीं चल रहा है। साथ ही साथ ये अर्बन एरिया में आप देखो जो स्कारा एरिया है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का काफ़ी इश्यूज है सर। जो एक टाइम पे पाइपलाइन बिछाया गया था बिफोर यूटी, तो वो पाइपलाइन तो आ गया घर पे, बट अभी तक पानी तो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप इज कमिंग सर। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा Okay, to give you the perspective, we are having around 40,700 odd connections to be given to all the households in the UT. So far we have connected 39,000 connections. We are left with hardly around 1,500 connections, and by August this year we will be completing the entire connections to the
households. Please also understand that water source and sustaining the water source is the next critical part. तो वो जो पानी पहले बह रहा था और वो जो हम पानी निकाल के कलेक्ट करके उसको ट्रीट करके लोकल ट्रीटिंग करके एफ टी केस मतलब फील्ड टेस्टिंग किट्स जो हमारे महिलाएं गांव में वो टेस्ट करती है और अगर वो पीएच वैल्यू अच्छा है तो भी फिर वो यूज़ करती हैं, वो सब सिस्टम प्लेस में है. सो आई वुड नॉट टेक इट ऑन फेस वैल्यू दैट इट इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट. देर आर डिफ़िकल्टीज़ ये है कि सोर्स सस्टेनेंस के लिए, क्योंकि पानी थोड़े जगहों पर स्प्रिंग शेड्स के कारण कम होता है, थोड़े जगहों पर ज़्यादा पानी आ गया है. सो देर इज़ अ इक्विबैलेंस ऑफ वाटर सोर्स सस्टेनेंस. सो ये जो वाटर सोर्स सस्टेनेंस है वो हमारा अगला स्टेप है. As far as the town area is concerned, let us keep a timeline of around August, because in Chonglamsar our 8 MLD water treatment plant is getting completed. By May we will be able to do the complete SITC. SITC का मतलब है supply, installation, testing and commissioning. So testing and commissioning का phase रखा है. ये जो पानी है वो डायरेक्टली इन द सेड्रॉक करके वो ट्रीट करके 8 MLD प्लांट 8 MLD वाटर सप्लाई हम टोटल 4 स्टेजिंग करके, चोंगलम से तो काफ़ी डाउन है, okay, the height is also down, but we are staging it at 4 centers and we are going to bring it right on top, so that issue about Skara not getting water or there is a shortage of water there, temporarily it is being met with the tankers, water supply and tankers, but by July August we can hopefully push the water upwards and it will be treated water, mind you, it is not going to be, it is become completely treated water. As sir was saying at the very beginning that there have been apprehensions about the groundwater quality. Yes, there has been cases sporadically noticed where heavy metals have been identified. But please understand that these heavy metals have been identified not because of anthropogenic activity. It is geogenic. मतलब वो ground में है ही. Okay, it is not because of human activity. And yes, at some places when tourism activity is going to increase and there is going to be activity here, okay, there is going to be a little bit of biological activity also. So that also is going to be. But let us assure that गांव में जो जेजेएम चल रहा है वहाँ एफटीके करके महिलाएं, हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं वो टेस्ट करती है उसमें ये पीएच करेक्ट है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है या नहीं, फिर वो वाटर यूज करती है. सिमिलरली इन द टाउन ऑल्सो, इन लेट टाउन ऑल्सो यू विल फाइंड दैट यू विल गेट treated water completely to source. As far as the question about the testing centers for the youth are concerned, the National Testing Agency NTA की जो एग्जाम्स होती है, नीट कह दो या जेई कह दो या नेट एग्जाम्स कह दो, all those centers of NTA are there in Kargil, are there in Leh. Please understand जो एग्जाम्स like for example LIC की एग्जाम हो या बैंक की एग्जाम हो, we cannot force them to have their center here, but yet sir has taken up this matter with the home ministry कि एक center at least ले में बनने के, but it is a whole system, because then those exams are sometimes online and sometimes you have to get the paper on time. The paper travels to the question paper travels within 12 hours. लेकिन यहाँ 12 hours में अगर in the evening there is no flight, so we have to see this also. So there are issues as far as these exams are concerned. Sir, one more question. Since the rest of the places and part of places they have Jal Jeevan as a provision, but in Leh city it has been said there would be this Amrut scheme wherein you will get the water supply. But since we talk about Gangles, Bomba and the city area, still we do not have any water supply, just the PHE line, and that is one big reason why people are going for boring ground extraction water. So just wanted to know, is this going to start this year? Second,
So since you're also part of the highways and all, so it has been said that the funds of UT goes to BRO. Is it true? If not, why are people talking about it? Okay, I'll take the infrastructure part first. Funds of the UT are going to BRO is not a this. BRO is like a contractor to us. Please understand. BRO is a contractor of is a contracting agency. Is like a special purpose vehicle of the Ministry of Defence. So जो roads Ministry of Defence अपने स्ट्रेटेजिक कारणों के लिए बनाना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से, क्योंकि उनको सर्टन स्पेसिफिकेशंस चाहिए, उनकी रोड विथ इतना ही चाहिए, इट शुड बी केपेबल, दे शुड हैव सर्टन स्लोप्स where the armed vehicles and military vehicles can take a particular, so उनके चौधरी, so it is a agency. When the UT began, when the UT started in 2019, we had so much of projects to be handled. So हमने थोड़े काम BRO को दिए, थोड़े काम CPWD को दिए, थोड़े काम NHTCL को दिए, NHI को दिए, and our own PWD is doing it. So it is a work in progress. Over time with recruitments taking place, with all this taking place, हमारी कैपेसिटी भी बढ़ गई है. Our PWD is fully equipped to tackle even the best and the highest projects. So as far as funds are concerned to the BRO, I would be saying hardly around total around 600 CR. But if you see the works which we are doing through CRIF, okay, जो last year CRIF ने 1301 crore rupees के प्रोजेक्ट्स 22 रोड और 8 ब्रिजेस दिए हैं, वो सारे हमारी तरफ से कर रहे हैं. This year, that is for the financial year 24-25, we expect another 1,002 crore rupees का प्रोजेक्ट्स, उसमें एक 12 रोड और 2 ब्रिजेस होंगे, वो भी हमारी तरफ से होंगे. So it is like, it's not to say that it is resource sharing, but it is being done for the benefit and larger connectivity. Just I'll just add to Michael. See, the point is, I'll just name a few roads. Like it's a road which is the widening of the Batalik Khalsi road, which I said that Batalik road is very important for us. This is with BRO. Then I will talk of a road called Chushul Dungti Phukche Demchok road. Again, it's very important road, right from Chushul up to Demchok. Then there is a road of Khalsar, that's why I said Khalsar Agyam Shok road. It's again with the BRO. Then there is a road from Kargil Dungil Batalik road. Again it's with the BRO. Then the Tangse Pangong Lungkung road, which has been, you must, if you have travelled recently to Pangong, see the beautiful road which has come from Tangse to. Earlier, 2 years ago, it was in a very bad shape. See, these roads are defense roads which belong to the BRO, correct? Even if I want to give it to Axion, he cannot operate there because it is the road of the BRO. They will not give you a right of way to construct on their road. So it becomes absolutely essential for us to hand over the work only to them. That is the only reason. Otherwise, wherever it is a greenfield project, we always give it to the our own people. We also have a limited capacities to spend the money, but these all roads which I have named, they are defense roads, but we wanted them. Like I give you an example of this road only, which started from Demchok and gone to Chushul. This road we started with the UT budget. The UT budget, we paid them 45 crores of the land diversion. They were involved. That we paid 50 crores. We paid out of our own fund. We paid the fund for actually starting the work. But now the MORTH, the defense people have taken it over. So we just give them push so that you start all these roads which are with BRO. I can tell you, because these roads are running in hundreds of crores. They cannot be accommodated under our budget. We only give them a push so that the work starts. They prepare the DPR fast, get it approved from the Ministry of Defence, because these are essentially defence roads. So this is how we is landing with the BRO. Nothing else. We are only wanting to utilize their resources for our benefit. That is the only purpose. As far as Amrut project is concerned, already our Housing and Urban Development Department, they have already done the detailed project report for a total 11 MLD plant
Plus, Yes, which this is a good news. All the project, both the projects, the Leh wala project, 24/7 water supply project, and the Kargil wala 24/7 water supply project, both have been approved by the ministry. This is a good news which I am sharing with you. This was told, the Secretary Sanjeev ji, he told me only yesterday that these two projects have been approved, and each project costs, the Kargil wala costs roughly around 350 crores. This one also costs around 200 plus crores. So they have approved them. So I hope that I have asked him that approval is one thing and administrative approval is another thing. So now we are saying that who will issue the administrative approval, because the power of the HLG, our HLG, is only up to 100 crore project. Beyond 100 crore project, he cannot give the administrative approval. So now we are asking, we are trying that the Ministry of Water Resources जो है, they give us the administrative approval so that we can put the work to tender. So final question. Please, yes. Since the project Sangha is there at the district level and rural level, is there any some project for waste management at UT level, sir? Because जिस तरह से टूरिस्ट बढ़ रहा है तो उसी तरफ से जो वेस्ट मैनेजमेंट का भी इशू भी काफी बढ़ रहा है, सर. वेस्ट मैनेजमेंट तो है ना हमारे पास, जो हमारा इस कंपनी में है ना, दिस इज द बेस्ट भाई. आप अब जहाँ जाएंगे ना, आप, आई हैव नेवर सीन सच ए गुड, और इतना सिस्टम अच्छा है. यहाँ सुबह आती है गाड़ी, वो आपको अनाउंस करती है अपना सामान अलग अलग रखो, बायोडिग्रेडेबल. तो यहाँ का इशू कोई नहीं है. यहाँ पे हमारा जो लेगेसी वेस्ट था वो सारा डिस्पोज ऑफ हो गया. जो बोमदांग जो जगह कहते हो आप, बोमगार्ड, वो क्लियर हो गया. अब वहाँ इशू ये बचा है कि जो ऐसा मटेरियल जिसको हम कहते हैं RDF, मतलब जो रेजिडुअल बचता है जिससे आप पावर पैदा कर सकते हो, तो वो हमें जलाने के लिए जो है वो बंदा नहीं मिल रहा है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है. अदरवाइज एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन लेह. कारगिल में अवर न्यू प्लांट विच इट हैज़ बिकम फंक्शनल, न्यू प्लांट ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल खुरबा-थांग में बना है, वो फंक्शनल हो गया है. उसमें थोड़ा सा इशू था इसका वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस का. आई होप दैट हैज़ ऑल्सो बीन क्लियर्ड नाउ. वहाँ पर जो लेगेसी वेस्ट है उसका टेंडर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है. सो एज फार एज गाँव में अभी हमने पिछले दिनों 8 गाड़ियाँ दी हैं, वो अभी हम इसको आपको अभी इनाग्रेट करेंगे, आपको भी बुलाएंगे. कि हम चाहते हैं कि ये जो वेस्ट डिस्पोजल है शहर की प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज़ बिकम नाउ ए प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरियाज मोर, बिकॉज इवन अगर साबू की तरफ जाओगे तो वहाँ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है. हाँ, तो वो सब उसके लिए उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं. वो हमारे जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह जो वहाँ बन रहे हैं, इस पर हम वी आर गिविंग देम 8 व्हीकल्स. आप सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि यूटी बनने के बाद विमेन सेफ्टी पर लेकर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उस पर बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो रहा है, पर जब वुमेन की बात आती है तो वुमेन सेफ्टी पे मैंने इतना ये एक्सपेंडिचर नहीं देखा. जहाँ से आप मान लो ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे जब वुमेन की सेफ्टी की बात आती है तो वहाँ पे इतना मुझे हमें दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे एक्सपेंडिचर वुमेन सेफ्टी को लेकर. और मेरा दूसरा सवाल रहेगा सर, जिस तरह से लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को देखते हो, जिस तरह से इश्यूज आ रहे हैं, चाहे पानी का क्राइसिस हो या बहुत सारे इश्यूज हो, तो मतलब आप जिस तरह से डेवलपमेंट ये इनिशिएटिव्स लेते हैं, किस तरह से एक मैकेनिज्म है कि लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को साथ देखते हुए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होते हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट. द पॉइंट इज, ये हमारा जो लद्दाख है ना, ये इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल है. मतलब यहाँ अगर 4 दिन बड़ी धूप हो जाए तो फ्लडिंग आ जाती है. इट्स वेरी इकोलॉजिकली वेरी वेरी फ्रेजाइल. इसलिए यहाँ पे कोई भी जो हम काम करते हैं वो हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रख के ध्यान में रख के करते हैं. हमारे यहाँ पे बहुत कम स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी अपनी है. अभी हमारी यहाँ पे स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी अपनी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई है. मिस्टर टकपा साहब है, उनके चेयरमैन बने हैं. वो भी काम करना शुरू कर देगी, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो होंगे उनका पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का स्टडी होगा. अगर एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो हम काम जो है उसको वो टेक्नोलॉजी से करेंगे, चाहे एक्सपेंसिव भी हो मगर एनवायरमेंट के लिए ठीक हो. इस पर सबसे बड़ी बात आती है कंजम्पशन ऑफ डीजल एंड कंजम्पशन ऑफ द थर्मल पावर. बिकॉज हमारी पावर जनरली हमारी कंट्री में, आप चाहे वो तारों से लें चाहे जहाँ से भी लें, इसका प्रोडक्शन जो है वो आई थिंक ऑलमोस्ट 60% इज थर्मल. सो जो हम यहाँ पे मान लो अगर हम 100 यूनिट खर्च कर रहे हैं, हम तो सोच रहे होंगे कि बिजली हम लाइनों से ला रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं तो थर्मल प्लांट चल रहा है. 60% ऑफ हमारी पावर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो तो थर्मल ओरिजिन है, जो अगेन विच इज़ एनवायरमेंटल, चाहे वो एनवायरमेंट का असर वहाँ हो, लेकिन
वर्ल्ड छोटा है, वर्ल्ड प्लैनेट एक है, तो जो पोल्यूशन प्लेन्स में जनरेट होती है, वर्ल्ड में कहीं और जनरेट होती है, उसका इफेक्ट लद्दाख के ऊपर पड़ता है। ये तो आपको पता है, हमारे ग्लेशियर रिसीड हो जाते हैं, एनवायरमेंट टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ता है। इसलिए सबसे बड़ा टास्क हमें दिया गया है कि आप यहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट करो। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, लद्दाख को अगर इकोलॉजी बचानी है तो सोलर एनर्जी का जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतनी हमारी इकोलॉजी बचेगी, क्योंकि ये जो अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि दिन को आप पावर जनरेट कर सकते हैं, रात को स्टोर भी कर सकते हैं, या दिन को जब आप जनरेट करते हैं उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर स्वरोजगार मुफ्त बिजली योजना है, अब बहुत सारे हमारे यूनिट यहाँ लग गए हैं लेह के अंदर। हम पूरे लेह को कवर करना चाहते हैं, पूरे घरों को कवर कर जाते हैं। स्कीम के तहत हमने हर ऑफिस के ऊपर जो है सोलर यूनिट्स लगा दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी का मैक्सिमम हम हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती है। हाँ, बैटरी फ्यूचर में जो बैटरीज लगती हैं उसके ऊपर उसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, ये इसमें ज़रूर एक बात है, लेकिन अदरवाइज़ ये ऐसी एनवायरमेंटल जो हमारी फ्रेंडली है। सबसे कंट्री का कोशिश कर रहे हैं कि कंट्री का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो हमारे यहाँ लगे। पांग उसका स्टेशन होगा और वो शुरू हो जाएगा तंगलंगला के नीचे से, खरनाकसा से शुरू हो जाएगा। उस पर 2-2.5 साल से हमारा मंथन चल रहा था सारे लोगों को हमने, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजिंग के इश्यूज़ हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप यहाँ पैनल लगाओगे तो ग्रेजिंग नहीं हो पाएगी शायद, या आप उसको बंद कर दोगे, हमारे लाइफ स्टॉक कहाँ चला जाएगा। तो वो इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस करने के लिए उनके साथ बहुत डिस्कशन हुई और हमने ये कहा कि हम वही सोलर पैनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जिसके नीचे ग्रेजिंग ऑफ शीप एंड गोट पॉसिबल हो। अब याक की ग्रेजिंग शायद पॉसिबल ना हो पाए, याक बड़ा जानवर है, उसके लिए आपको वो सोलर पैनल शायद 10 फुट ऊपर उठाना पड़े, तो वो शायद पॉसिबल ना हो पाए। मगर शीप एंड गोट, उन एनिमल्स के लिए जो पैनल्स होगा उसके अंदर वो फ्रीली जो है वो ग्रेजिंग कर सकती हैं। ये जब बात हमने कंट्री में हाईएस्ट अथॉरिटी को बताई कि हमारे वहाँ, क्योंकि जनरली लोगों को ये फेयर रहता है कि कुछ लोग इसका अपोजिशन कर रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर कि ये एनवायरमेंटली ठीक नहीं है, या कुछ और भी रीज़न होंगे, मगर कहने का मतलब ये है कि हमने कन्विंस किया। और लद्दाख में हमारी LHDC के लोगों ने हमें कहा कि पहले इनके ये इशू थे कि इसमें से हमको क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SECI ने माना हर यूनिट के ऊपर आपको 5 पैसे मिलेंगे। वो साल का बनता है कोई 110-20 करोड़ रुपये। सो 110-20 करोड़ का आपको कॉर्पस मिलेगा हर साल जब ये प्लांट शुरू हो जाएगा। दूसरी, उनकी जो भी डेवलपमेंट नीड्स है वहाँ के लोगों की, जिनके वहाँ ट्रेडिशनल पास्चर लैंड है, जिनके यहाँ ट्रेडिशनल पास्चर लैंड है, उनको ये सारा प्रायोरिटी पे ये पैसे से उनकी हर चीज़ जो है उसको पूरा किया जाएगा। उनको प्रायोरिटी में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमने अभी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं कि आप लड़के जो उनको उस इलाके के जो बच्चे, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी ट्रेनिंग में सोलर पैनल टेक्नोलॉजी में, या और जो भी एलाइड चीज़ें हैं उसमें, उससे बैटरी टेक्नोलॉजी हो उसमें हम उनको देंगे। तीसरा, फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कंट्री के हाईएस्ट अथॉरिटी ने मुझे ये कहा, हमको कहा कि भाई ये मैं आपकी बात तो मैंने सुन ली कि भाई लोग मान गए हैं, लोग अब इस पे एतराज़ नहीं करेंगे, मगर मैंने कहा सर हमने ऐसा किया है कि हम जब सोलर एनर्जी के ऊपर अगर आप पैनल लगाएंगे तो उसके नीचे मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर वो एवेपोरेट नहीं होता ना। तो बहुत जगह पे राजस्थान में भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि वेजिटेबल ग्रोथ अच्छी होती है पैनल के नीचे, ठीक है। तो हमने कहा मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। कहते हैं वो हम सब मानते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, बट यू प्लीज़ पुट अप ए डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट। आप कम से कम 1 या 2 हेक्टेयर एरिया के ऊपर, 20 कनाल होता है 1 हेक्टेयर, उसके ऊपर आप एक सोलर प्लांट पायलट बनाओ, जो आप कह रहे हो कि जिसके नीचे बकरी और भेड़ जो है वो चर सकती है, बना के डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को दिखाओ कि देखो ये पॉसिबल है, देखो यहाँ पे घास अच्छा उग रहा है। तो कहते हैं तब जाके लोग मानेंगे कि आपकी टेक्नोलॉजी जो आप बता रहे हैं हमें वो ठीक है और उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। वो अब इस वक्त हम पांग नहीं पहुँच सकते क्योंकि तंगलंगला क्लोज्ड है, लेकिन मैं आपको खुद ले जाऊँगा। आज से कितने दिन में आ जाएगा वो टावर? हाँ, तो मतलब जून तक मुझे लगता है कि वो जो पायलट प्रोजेक्ट आ जाएगा, मैं आप सबको ले जाऊंगा, क्योंकि हमें वहाँ पे यूनिवर्सिटी को साथ में लेके पहले जहाँ वो बनेगा ना, पहले वहाँ उस मॉइस्चर का कंटेंट स्टडी करना है कि ये आज क्या डेट में है। फिर उसका स्टडी करना है कि 1 साल जब हमने स्टडी किया तो क्या इस पैनल से पहले उसके साथ एक दूसरा एक कंट्रोल प्लॉट होगा ना जो ओपन होगा, उस कंट्रोल प्लॉट का भी हम मॉइस्चर लेते रहेंगे और ये वाला जो हमारा प्लॉट है इसका भी लेते रहेंगे। फिर देखते रहेंगे कि मॉइस्चर यहाँ ज़्यादा रिटेंशन होती है, घास यहाँ अच्छा उगता है और जानवर उसके अंदर चलते हैं, ताकि ये जो एक कंसर्न लोगों का है कि हमारा ग्रेजिंग इफेक्ट होगा वो नहीं होगा, बल्कि बेटर ग्रास वहाँ पैदा होगा। और ये हम जब तक नहीं हार्वेस्ट करेंगे, ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ
11,000 मेगावाट की बात है। लद्दाख में कम से कम 35,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, 35,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। अगर हम ये 10,000 ये जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा 3,000 का जांस्कर में रेडी है, वहाँ का जनरेट करते हैं। दूसरी जहाँ स्टडी हमारी हुई है, क्योंकि वो बॉर्डर के पास है, हम वो इस वक्त हम नहीं उसको ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ 35,000 मेगावाट आप जनरेट करेंगे जब इस जगह में। और उसकी खूबी ये है, जो घरों में भी लगाते हैं, उसकी खूबी ये होती है कि वो 25 साल तक मेंटेनेंस फ्री होता है। 25 साल तक, 25 साल के बाद उसका और कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ उसका जो उसको जनरेशन होती है वो 80% हो जाती है। मतलब पहले अगर वो 6 किलोवाट दे रहा है, फिर वो 4.8 किलोवाट देता है। अदरवाइज वो प्लांट आपका एक बार जो घरों में आप लगाते हो ना ऊपर, इट्स लाइफ इज़ 25 ईयर्स, तो 25 साल तक फ्री में आपको पावर जो है जनरेट करेंगे। तो इससे आप सिर्फ लद्दाख को ही बेनिफिट नहीं करेंगे, इसके फ्यूचर में लद्दाख के रिटर्न्स 110 करोड़ तो एक प्रोजेक्ट का हुआ, हो सकता है ऐसे 3-4 बनाओगे तो 500-600 करोड़ यहीं से आ जाए आपको। और उसके बाद असर ये होगा कि यू विल बी द कंट्रीब्यूटर टू मेक द होल कंट्री ग्रीन, नॉट ओनली लद्दाख।